अध्याय 661। एक पंच दूसरी घड़ी। डूडियन गंदगी से बाहर निकला। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक ढाल उसकी ओर आ रही है। उसने उस पर मुक्का मारा। टकराना। भीषण टक्कर की आवाज आई। ढाल पकड़े हुए भारी बख्तरबंद सैनिक ने खून बहा दिया। उसका शरीर पीछे की ओर दौड़ा और दो शूरवीरों को गिरा दिया। शूरवीरों में से एक के सिर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारी बख्तरबंद सैनिक के हाथ की ढाल पर गहरा घाव हो गया था। यह मुट्ठी के निशान जैसा लग रहा था। कई बैंगनी पंखों वाले घुड़सवार अवाक रह गए। ये कैसा राक्षस था? डूडियन की हथेली जमीन पर थपथपाए। वह तोप के गोले की तरह उछला और आगे बढ़ गया। ये कैसे संभव है? 5 सितारा जनरल ने दूरबीन के माध्यम से दृश्य को देखा। वह थोड़ा स्तब्ध था। हिल्डविन ने डूडियन को घूर कर देखा जो अजेय था। वह एक पल के लिए चुप हो गया। वह सोफे पर झुके हुए एक युवक की ओर मुड़ा। हमें एक कठिन दुश्मन का सामना करना पड़ा है। हमें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। युवक मेज पर व्यंजनों और फलों का आनंद ले रहा था। उसने हिल्डविन के शब्द सुने। वह किस तरह का व्यक्ति है? देखो तुम कितने डरे हुए हो। हिल्डा वेन ने गहरी आवाज में कहा, यह व्यक्ति बहुत मजबूत है। वह एक शिकारी के स्तर से कहीं आगे निकल गया है। वह प्राथमिक अवरोधक भी नहीं हो सकता है। ओह! जब युवक ने यह सुना तो उसकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसने एक फल खाया जिसकी कीमत सोने जितनी थी और उसे कार से बाहर फेंक दिया। उसकी आकृति चमकी और हिल्डा वेन के बगल में दिखाई दी। उसने अपनी भौहों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, जैसे कि वह सूरज की रोशनी को रोकना चाहता हो। उसने आगे देखा और जल्द ही उसके सामने अराजक क्षेत्र देखा। उसने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। वह मुस्कुराया और कहा, दिलचस्प। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अकेले ही फॉर्मेशन पर हमला करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि आप सीधे आपको पकड़ना चाहते हैं और इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। हिल्डा वेन ने उसे घूर कर देखा। क्या आप आश्वस्त हैं? आश्वस्त? युवक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा जैसे उसने कोई अविश्वसनीय शब्द सुना हो। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आश्वस्त हूं? डार्लिंग, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? नहीं, नहीं। 5 स्टार जनरल को पता था कि यह युवक भीतरी दीवार से एक बड़ा शॉट था, इसलिए उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। वह क्षमापूर्वक मुस्कुराया और कहा, कमांडर इन चीफ का निश्चित रूप से यह मतलब नहीं था। जब कोई बड़ा लड़का बात कर रहा हो तो कोई बच्चा क्यों बीच में आएगा? युवक ने उस पर तिरछी नजर डाली। यह नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी और इसमें कोई भावना नहीं थी। इसमें थोड़ा सा भी चंचल रवैया नहीं था जो कि हिदाविन के साथ व्यवहार करते समय था। 5 सितारा जनरल स्तब्ध रह गए। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। वह शर्मिंदा था और नहीं जानता था कि कैसे उत्तर दे। हालांकि वह अपने दिल में थोड़ा शर्मिंदा और क्रोधित था। वह इस युवक का पिता बनने के लिए पर्याप्त उम्र का था। उसे बच्चा कैसे कहा जा सकता है? हालांकि जब उसने दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में सोचा तो वह इसे केवल स्वयं ही स्वीकार कर सका। शीदा वेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन दुश्मन भी कमजोर नहीं है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप दुश्मन को कम ना आंकें। ऐसा लगता है कि आपने मुझे कम आंका है। युवक ने दुखी भाव से कहा, आखिरकार मैं अंदर की दीवार से हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कहां से आया है। उसके कौशल को देखते हुए वह केवल एक बुनियादी स्तर की सीमा धारक है। वह एक उच्च स्तरीय सीमा धारक के करीब है, लेकिन भले ही वह एक उच्च स्तरीय सीमा धारक है, मैंने उनमें से कई को मार डाला है। सर वास्तव में शक्तिशाली हैं। 5 सितारा जनरल को तुरंत उनकी तारीफ करने का मौका मिल गया। युवक उसे देखकर मुस्कुराया। 5 सितारा जनरल को तुरंत इस उपकार से अभिभूत महसूस हुआ और उनका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। जिदावन ने अपने सामने युद्ध के मैदान को देखा और कहा, उस स्थिति में आपको अपना कदम पहले उठाना चाहिए ताकि मेरे लोग व्यर्थ न मरें। वे बस कुछ कचरा हैं। तो क्या होगा यदि उनमें से कुछ मर जाते हैं? युवक ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, लेकिन उसका युद्ध देखना जारी रखने का इरादा नहीं था। उसने अपनी गर्दन घुमाई और चटखट की आवाजें निकालीं। कुछ वार्म अप क्रियाएं करने के बाद उसने प्रलोभन के संकेत के साथ हिदावेन की ओर आंख मारी। जब मामला सुलझ जाए तो यह मत भूलिए कि हम किस बात पर सहमत हुए थे। हिदावेन ने शांति से कहा, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं। ठीक है। वाह! जैसे ही उसने ये कहा, युवक का शरीर पहले ही उड़ चुका था। वह जिस स्थान पर खड़ा था वह तूफान की तरह था जिससे युद्ध रथ थोड़ा हिल गया। 5 स्टार जनरल ने उस युवक की ओर देखा जो बाहर आया था जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। हालांकि वह इस युवक को नापसंद करता था, लेकिन कहना होगा कि उसकी हैसियत उससे ऊंची होने के अलावा ये ताकत भी कुछ ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इतना मजबूत! 5 सितारा जनरल ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भीतरी दीवार क्षेत्र का कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति इतना मजबूत होगा। हिदाविन ने उदासीनता से कहा, वह यहाँ यूं ही नहीं आया। 5 स्टार जनरल ने उसकी ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। आप क्या कहना चाहते हैं?
हिदाविन ने आगे देखा, लेकिन उसे 5 सितारा जनरल के मुंह के कोनों की हल्की सी हलचल नजर आ रही थी। 5 स्टार जनरल का दिल थोड़ा कांप गया और उसे तुरंत बात करने के लिए एक विषय मिल गया। उसने कहा, यह अधीनस्थ कहना चाहता है, इस व्यक्ति को खत्म करने के बाद क्या हमें पूरे होली सी पर कब्जा करने की जरूरत है? यदि वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो क्या हमें भी एक ही बार में पूरे होली सी पर कब्जा नहीं करना चाहिए? हिदाविन ने ठंडे स्वर में कहा, हम इस बारे में तब बात करेंगे जब तीनों कमांडर मौजूद होंगे। हाँ, 5 सितारा जनरल ने सम्मानपूर्वक कहा और दूसरे घोड़े को थपथपाया। कमांडर ने इस बार सेंट लोरेंजो और कमांडर ब्रायसन को बचाया और पूरी सेना को बचाया। इतनी बड़ी योग्यता के साथ ये होना ही चाहिए। क्या? हिदाविन अचानक चिल्लाया। 5 सितारा जनरल को अजीब लगा और वह केवल खुद को दोहरा सका। इस बार कमांडर को बचाया गया। वह अपना वाक्य आधा बोल ही रहा था कि उसे एक चरमराती आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि हिदाविन का हाथ जो रथ के किनारे को पकड़े हुए था बहुत तंग था। उसने वास्तव में रेलिंग को कुचल दिया था। वह चौंक गया और हिडविन के चेहरे की ओर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर उठाया। उसने तुरंत एक खूबसूरत चेहरा देखा जो बेहद हैरान था। बहुत ज्यादा चौंकने के कारण उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत हो गई थी। अचानक प्रतिक्रिया देने से पहले वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने दूरबीन पकड़ी और उस दिशा में देखा जिधर हिडविन देख रहा था। तुरंत उसने अपने सामने अराजक क्षेत्र देखा। काले कवच में वह युवक सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके बगल में हवा में एक सिर लुढ़क गया और नीचे गिर गया। ये वह युवक था जो पहले ही बाहर निकल गया था। इस समय युवक के चेहरे पर अब पहले जैसा तुच्छ भाव नहीं था। इसके बजाय ये डर से भर गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वे बाहर गिरने वाली हों। क्या? वह सदमे में चिल्लाया। जैसे ही वह चिल्लाया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में कमांडर हिल्डावेन जैसी ही थी। बस एक मुक्का। हिडवेन ने उसे घूर कर देखा। भीतरी दीवार की बिजली व्यवस्था से वह अनभिज्ञ नहीं थी। इसके विपरीत ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि इतना तेज झटका लगा है। हालांकि पिछली लड़ाई छोटी थी, लेकिन वह इस पर ध्यान दे रही थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि डुडियन ने एक ही मुक्के से युवक को मार डाला था। इसके अलावा उसने अपनी गर्दन तोड़ दी थी। वह कौन सी भयानक शक्ति थी जिसने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसका सिर उड़ा दिया? उसके मन में केवल वही लोग थे जो उस युवक को मार सकते थे। वे भीतरी दीवार में मौजूद महान व्यक्ति थे। लेकिन उसके सामने का दृश्य इतना वास्तविक था कि उसे संदेह हुआ कि यह नकली है। वाह! डुडियन ने अपना बायां हाथ घुमाया और भाले गिरा दिए। उसने उस महिला की ओर देखा जो उसके सामने कमांडर के कपड़े पहने हुए थी। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, अन्यथा उसे तब तक विलंबित किया जाएगा जब तक वह सेना में फंसकर थक न जाए। इस समय उसने अपनी असली ताकत उजागर कर दी थी। वह इसे रखने में बहुत आलसी था। टकराना। डुडियन के पैर घुड़सवारों पर पड़े। उनके कंधों के चटकने की आवाज आ रही थी। घुड़सवार जमीन पर गिर पड़े। पीछे हटना घोड़ों के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था। डुडियन एक काली छाया की तरह था। वह भीड़ के बीच से गुजरा और सेना के बीच में भव्य रथ के सामने पहुंच गया। टकराना। डुडियन की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। उसने एक घुड़सवार के कंधे पर पैर रखा और हवा में उछल गया। उसने रथ के सामने पहरा दे रहे घुड़सवार की छाती पर लात मारी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। वह रथ से टकराकर सेना के पिछले हिस्से में जा गिरा। डुडियन घोड़े की पीठ पर खड़ा हो गया और नीचे रथ की ओर देखा। उसकी उदासीन आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह किसी चींटी को देख रहा हो। तीसरी रात को कोई उम्मीद नहीं थी। कल वह रसोई में जाकर खाना बनाएगा। अध्याय 662। विपरीत। अराजक युद्ध क्षेत्र अचानक शांत हो गया। हिल्डविन ने घोड़े पर सवार युवक को एकटक घूर कर देखा। उड़ती घास और धीमी गति से भागते सैनिक धीरे धीरे उससे दूर होते दिख रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अचानक पूरी दुनिया से अलग हो गई हो। उसे एक बर्फ की गुफा में बंद कर दिया गया हो जहां दुनिया में कोई तापमान नहीं था। सबसे अधिक विस्मयकारी दृश्य उस युवक की दृष्टि थी जिसका कवच खून से लथपथ था। यह बादलों से प्रक्षेपित 2 गहरे ब्लैक होल जैसा था। घोड़ों की हिनहिनाहट से लघु भ्रम टूट गया। जो सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे उनकी चीखें फिर से गगनभेदी हो रही थीं। डुडियन दबे पांव भयभीत घोड़े से कूद पड़ा। वह धीरे से रथ के किनारे पर उतरा। इस बार वह हिल्डविन के करीब थे। हिल्डविन का चेहरा उसके घुटनों पर था। यह एक हाथ से भी कम दूरी थी। हिल्डविन के बगल में खड़ा 5 सितारा जनरल पूरी तरह से स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था मानो किसी रहस्यमय शक्ति ने उसके शरीर का गला घोंट दिया हो। वह अपनी जगह पर जम गया था और हिल नहीं पा रहा था। वह केवल अपने दिल की जोर जोर से धड़कने की आवाज़ सुन सकता था। उसने जोर जोर से पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन पर लगे हुए थे। क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं या सेंट लोरेंजा की तरह मेरे सामने समर्पण करना चाहते हैं? डुडियन ने अपनी ओर आ रही तलवारों और भालों को नज़रअंदाज कर दिया। वह बैठ गया और चुपचाप परिपक्व सुंदरता को देखने लगा। टकराना। एक भाले ने उसके चेहरे पर बगल से वार किया।
उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और भाले का सिर पकड़ लिया। उसने भाले का दूसरा सिरा खींचा और अपनी हथेली घुमाकर वरिष्ठ कर्नल को घोड़े से नीचे खींच लिया। सेना द्वारा बनाया गया मानक 4.4 मीटर लंबा भाला उसकी उंगलियों के बीच घूमने लगा। वे एक विशाल पवनचक्की की तरह घूम गए और उन सभी हथियारों को रोक दिया जो अन्य दिशाओं से उसकी ओर आ रहे थे। हालांकि उसने अपने हाथ से बल लगाया, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। इससे पता चलता है कि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में कितना कुशल था। इसे इस तथ्य से अलग नहीं किया जा सकता है कि वह प्रशिक्षण के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करते थे, जबकि इतने वर्षों तक उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया था। हालांकि उनका बायां हाथ अभी भी बेहोश था। यह उस समय से बहुत दूर है जब उन्होंने अपनी इंद्रियां खोई थीं, क्योंकि उनके बाएं हाथ के प्रशिक्षण के कारण उन्हें ताकत की बहुत अलग समझ थी। विवरणों पर उनका नियंत्रण कई अनुभवी विशेषज्ञों से कमतर नहीं था। घूमते हुए भाले की हवा ने हिल्डा के माथे के सामने के बालों को उड़ा दिया। उसे लगा कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हवा लूट ली गई हो। वह किशोर था जो रथ की रेलिंग पर बैठा था। हालांकि वह कई वर्षों तक कमांडर रही थी। वह शांत हो गई और डूडियन की गहरी आंखों में देखने लगी। उसने शब्द दर शब्द कहा, भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम मर जाओगे। वे तब तक हमला करेंगे जब तक कि आदेश के सभी शूरवीर मारे नहीं जाते। डूडियन ने अपना हाथ लहराया और भाले को किनारे कर दिया। भाला एक मेजर जनरल के गले में घुस गया जो उसे बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसने मेजर जनरल के गले में भाले की नोक को थोड़ा मोड़ दिया। रथ पर खून बिखर गया क्योंकि उसने उसे भावनाहीन रूप से देखा। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ ली। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। यह मत सोचो कि तुम वास्तव में महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना सेंट लोरेंसिया इन लोगों को प्रबंधित करने में असमर्थ होगा। हिदाविन को महसूस हुआ कि उसकी ठुड्डी पर रखा हाथ बेहद ठंडा था। ये किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि हड्डियां जमा देने वाली बर्फ का टुकड़ा था। वह थोड़ा पीछे झुकी और डूडियन के हाथ से अलग हो गई, लेकिन उसकी ठुड्डी की ठंडक धीरे धीरे उसके दिल में उतर गई क्योंकि वह जानती थी कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। डूडियन सही था। यदि वह मर गई तो डूडियन सेना का प्रबंधन करने में सक्षम होगा। यदि उसने सेंट लोरेंजो के आत्मसमर्पण को बाहर कर दिया, उस समय उसकी मृत्यु एक निरर्थक बलिदान होगी। इसके अलावा वह जानती थी कि डूडियन उससे ये शब्द इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि उसे उसके बलिदान की परवाह है, बल्कि इसलिए कि वह परेशान करने के लिए बहुत आलसी था, क्योंकि वह युवाओं की आंखों में बेसब्री साफ देख सकती थी। चुने। डूडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। हिल्डा वेन का दिमाग खराब हो गया था। वह जानती थी कि वह उस युवक की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी क्योंकि डूडियन ने उसे एक मुक्के से मार डाला था। संघर्ष करना व्यर्थ था क्योंकि ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। मैं हार स्वीकार करती हूँ। हिल्डा वेन ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और अपनी उंगलियां भींच लीं। ये पहली बार था कि एक सैनिक के रूप में उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा था। इस समय वह अपनी उम्मीदें केवल भीतरी दीवार पर रख सकती थी। जब तक भीतरी दीवार की सेना ने कार्रवाई की, डूडियन को खत्म करने की उम्मीद अभी भी थी। उन्हें अपनी जगह पर आराम करने दो। डूडियन ने तुरंत एक आदेश जारी किया। हिल्डा ने गहरी सांस ली और 5 सितारा जनरल की ओर देखा। तुरंत आराम करने का आदेश दें। 5 सितारा जनरल अपने होश में वापस आ गया। वह अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि सेनापति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर उसने मुंह खोला तो क्या उसे खतरा नहीं होगा? उसने अपना सिर झुकाया और जनरलों से चिल्लाया, रुको, आदेश नीचे पारित करो। सभी सैनिकों को आराम करना है और पुनर्गठित करना है। आगे मत बढ़ो। जो सेनापति पूरी ताकत से सवार थे वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने हिदावेन और डूडियन को देखा जो रथ की रेलिंग पर बैठे थे। कर्नल में से एक मदद नहीं कर सका, लेकिन बोला, कमांडर, क्या आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? हम आपकी मदद करेंगे। 5 स्टार जनरल का चेहरा थोड़ा बदल गया। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? क्या आप सैन्य आदेश की अवज्ञा करने जा रहे हैं? सिर सिकुड़ते ही कर्नल का चेहरा बदल गया। उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जब वे चले गए तो अन्य जनरलों में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। डूडियन की नज़र 5 सितारा जनरल पर पड़ी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि सैन्य क्षेत्र का जनरल नागरिकों की तुलना में अधिक मजबूत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आत्मसमर्पण करने की क्षमता नागरिकों से पीछे नहीं रहेगी। एक भ्रष्ट व्यवस्था में भ्रष्ट लोगों का होना कोई अजीब बात नहीं है। यह अफसोस की बात है कि उसका खून एक छोटे सैनिक जितना अच्छा नहीं है। 5 स्टार जनरल का चेहरा अजीब हो गया। उन्होंने विषय बदल दिया। मिस्टर डीन, मैंने आपका नाम लंबे समय से सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य उपकरण बनाने के अलावा आपके पास इतना अच्छा कौशल होगा। अगर हमें ये पहले से पता होता तो हमने होली सी के साथ चर्चा की होती और आपको हमारे सैन्य क्षेत्र में विकास करने के लिए कहा होता। क्या तुम अभी यहाँ नहीं हो? डूडियन ने अपना हाथ लहराया और उसे एक तरफ हटने का इशारा किया। वह रथ पर चढ़ गया। उसने हिल्डा वेन की ओर देखा। प्राचीन काल से सत्ता की विरासत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
मैं केवल इतना जानता हूं कि महान उपाधियां विरासत में मिल सकती हैं और होली सी का पद विरासत में मिल सकता है। ये पहली बार है कि मुझे पता है कि आपके सैन्य क्षेत्र के जनरल को भी विरासत में मिल सकता है। सौभाग्य से फेलिन परिवार अच्छा है। हालांकि यह भी एक विरासत है, अन्य जनरलों के पास इतनी सख्त पारिवारिक शैली नहीं हो सकती है। हिल्डा वेन का चेहरा उदास था और वह उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। आखिरकार ये प्रणालियां 200 से अधिक वर्षों से चली आ रही थीं। भले ही वह उनके बारे में जानती थी, लेकिन उनमें उन्हें बदलने की क्षमता नहीं थी। वह सीधे मुद्दे पर आए और बोली, आप होली सी के लिए काम करते हैं। ये दूसरा तरीका है। हिल्डा वेन और 5 स्टार जनरल एक ही समय में स्तब्ध रह गए और उनके शिष्य अचानक सिकुड़ गए। होली सी आपके लिए काम करता है। अध्याय 663 ताक झांक। आदेश भेजो, उन जनरलों को बुलाओ जो वहां के प्रभारी हैं। मेरे साथ मुख्यालय आओ। हर किसी को बहुत लंबे समय तक इंतजार न करने दें। डुडियन ने हिडवेन से कहा। हिडावेन वापस होश में आए और उसने किशोरी की ओर देखा। उसने सदमे को अपने दिल में दबा लिया और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने 5 सितारा जनरल को ऑर्डर से नीचे जाने दिया। वह जानती थी कि डुडियन सेना की कमान खाली करने जा रहा था। वह सेना के जोड़ों को काटने जा रहा था। जल्द ही 6 जनरल अपने गार्डों के साथ हिल्डा वेन से मिलने आए। डुडियन ने 5 सितारा जनरल से कहा, आप सेना की रक्षा के लिए यहाँ रहें। 5 सितारा जनरल स्तब्ध रह गया। आप क्यों चाहते हैं कि मैं रुकूं? क्योंकि तुम मौत से डरते हो। मुझे पता है कि तुम लापरवाही से काम नहीं करोगे। डुडियन बहुत सीधा था। 5 सितारा जनरल को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम थे। ये अपमान कुछ भी नहीं था। उसने सिर झुका लिया और अपना क्रोध हृदय में रख लिया। जनरल की अभिव्यक्ति देखकर डुडियन को राहत मिली। उसने हिडावेन को पुकारा और रथ से कूद पड़ा। वह एक युद्ध के घोड़े की पीठ पर बैठा। उसने रस्सी खींची और अपने पैरों को जकड़ लिया। शक्तिशाली बल ने संघर्षरत योद्धा घोड़े को दबा दिया और हिडावेन की ओर पीछे देखा। हिडावेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बगल से एक योद्धा को बुलाया। उसने 6 सेनापतियों का नेतृत्व किया और डुडियन के साथ सेना से दूर चला गया। उच्च ढलान पर रिशेल्यू, सेंट लोरेंसिया और अन्य लोगों ने सेना के सामने अराजकता को धीरे धीरे शांत होते देखा। सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण डुडियन सेना में फंस गया था, यहाँ तक कि रिशेल्यू की नज़र भी यह नहीं देख पाई कि डुडियन का आंकड़ा कहाँ है। वह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसे सेना के सामने एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। कुछ घुड़सवार रास्ते से हट गए। ये डुडियन था। रिशेल्यू हैरान रह गया। हालांकि वह जानता था कि सेना डुडियन को नहीं मार पाएगी, लेकिन उसे सुरक्षित वापस लौटते देख वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने डुडियन के पीछे कुछ घुड़सवारों को देखा। वे सभी जनरल के कवच और एपॉलेट्स पहने हुए थे। लंबे बालों वाला एक सुंदर व्यक्तित्व था। वह सैन्य क्षेत्र के 3 कमांडरों में से एक था। उसने वास्तव में ऐसा किया। रिचर्डेल हैरान रह गया क्योंकि उसे अपने दिल में डर का एक निशान महसूस हुआ। सेंट लोरेंजो, ब्रायसन और सैन्य क्षेत्र के जनरल ने तुरंत घुड़सवारों के चेहरे देखे। वे स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डुडियन सुरक्षित वापस आएगा। इसके अलावा उसके पीछे कमांडर हिडावेन भी था। क्या हिडावेन पागल है? उसने सेना छोड़ दी है। ब्रायसन गुस्से में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सेंट लोरेंजो शांत थे। उसकी आंखों का सदमा धीरे धीरे गायब हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, उसे बाहर आने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए था। ब्रायसन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने उसके बूढ़े चेहरे पर उदासी देखी। वह स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्थिति खत्म हो गई है। तब से सेना हाथ बदल देगी। डुडियन अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी की चोटी पर गया। उसने आयशा को सगे के बगल में खड़ा देखा। आयशा उसी स्थिति में खड़ी थी जैसे डुडियन के जाने पर थी। उसे राहत मिली। उसकी आंखों में सौम्यता की झलक थी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। डुडियन अपने घोड़े पर सवार होकर रिचर्डेल और अन्य लोगों के सामने रुका। वह घोड़े से उतर गया। इस समय हिविंद के नेतृत्व में 6 सेनापति एक के बाद एक पहुंचे। क्या आप मेरी विजयी वापसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ हैं? डुडियन ने सेंट लोरेंजो और अन्य लोगों की ओर देखा। सेंट लोरेंजो और ब्रायसन के जनरलों ने अपमानित महसूस किया। हालांकि उनके पास दर्पण नहीं था, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि उनके चेहरे कितने बदसूरत थे। उन्होंने शर्म और गुस्से से अपना सिर झुका लिया। चुप्पी ही गरिमा के खिलाफ आखिरी बचाव था। डुडियन ने रिचर्डेल से कहा, उन्हें अंदर ले जाओ। हाँ मास्टर, रिचर्डेल ने उत्तर दिया। एर्नोरिन और अन्य शूरवीर जो रिशेल्यू के पीछे खड़े थे, उन्होंने आश्चर्य से डुडियन को देखा। उन्हें लगा कि आज जो कुछ उन्होंने देखा वह सब स्वप्न जैसा था। इसने उनकी कल्पना को पूरी तरह से विकृत कर दिया। कमांडर ब्रायसन, सेंट लोरेंसिया के कमांडर, हिडाविन के पीछे के 6 जनरलों ने देखा कि सेंट लोरेंसिया और अन्य लोग वश में थे। वे हैरान और क्रोधित थे। जनरलों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और रिशेल्यू और अन्य लोगों की ओर घूर कर देखा। हिडाविन को पता था कि स्थिति तय हो चुकी है। वह नहीं चाहता था कि वे अपना बलिदान दें। उन्होंने कहा, रुको, हम हार गए।
6 जनरलों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जनरलों में से एक अधीर था, कमांडर, हमारे पीछे बहुत सारे भाई हैं। हमारे पास हजारों सैनिक हैं। हमें आत्मसमर्पण क्यों करना चाहिए? क्या हम परमधर्मपीठ से डरते हैं? हिडावेन का चेहरा डूब गया। उन्होंने कहा, हम होली सी से नहीं डरते, लेकिन मिस्टर डीन हमें सेना में एक एक करके मारने में सक्षम हैं। आपने पिछली अराजकता देखी है। वह बिना किसी चोट के सेना में घुस गए। उन्होंने लगातार कई जनरलों को मार डाला है। कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। मैं उनके प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर हूँ। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सी ऑफ पीपल रणनीति का उपयोग करके हराया जा सके। हम हार गए हैं। 6 सेनापति स्तब्ध रह गए। सेना की सबसे बड़ी विशेषता आदेशों का पालन करना है। निचला स्तर उच्च स्तर के अधीन है। चींटियों की तरह सैनिक चींटियां भी रानी चींटी के अधीन होती हैं। डूडियन ने धीरे से कहा। सगे ने कहा, सैनिक चींटियों को एक एक करके मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रानी चींटियों को कुचलकर मार दिया जाता है तो सैनिक चींटियां ढीली रेत का ढेर बन जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा भी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। क्या आप समझते हैं? मैं समझता हूँ, युवा मास्टर, सगे ने सिर हिलाया। उसने नहीं सोचा था कि डूडियन दुश्मन के नेता को सेना के बीच में पकड़ पाएगा। उसने ऐसी बातें केवल चारणों की कहानियों में ही सुनी थीं। डूडियन को पता था कि उसने उसकी बात पूरी तरह से नहीं सुनी। उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। वह किनारे चला गया और आयशा का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर ठंडक पिघलती हुई बर्फ जैसी थी। उनकी आंखें नम्र थीं। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। आयशा चुप थी। डूडियन ने उसका हाथ पकड़ा और सैन्य मुख्यालय की ओर चल दिया। रिशेल्यू तुरंत एक तरफ हट गया। एनोरिन और होली सी के अन्य शूरवीर भी पीछे हट गए। उसी समय दसियों हजार मीटर दूर एक सुदूर घास का मैदान था। घास का मैदान थोड़ा हिल गया और ऊपर उठ गया। घास के मैदान के नीचे एक व्यक्ति का सिर था। उसके हाथ में दूरबीन थी और वह दूर ऊंची ढलान को देख रहा था। वह महिला है। क्या मैं गलत हूँ? वह थोड़ा भ्रमित था। उसने भौहें सिकोड़ ली और बहुत देर तक सोचता रहा। उसने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, भूल जाओ, इसे भूल जाओ। मुझे पहले यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए। हालांकि बाहरी दीवार से यह छोटा शैतान वास्तव में भयानक है। वह एक पल में एक उच्च स्तरीय सीमक को मार सकता है। उसकी ताकत एक अग्रणी के करीब होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी कोई खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि वे यहीं मर गए। अध्याय 664 सैन्य लेन देन। डूडियन सैन्य मुख्यालय में सम्मेलन कक्ष के शीर्ष पर बैठे थे। उसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था जो खून से सना हुआ था। खून की दुर्गंध बहुत तेज थी। आयशा और सगे उसके बगल में खड़े थे। रिशेल्यू, पुलो और होली सी के अन्य शूरवीर सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। वे सैन्य क्षेत्र के आत्मसमर्पण करने वाले जनरलों के साथ साथ 3 कमांडरों ब्रायसन, सेंट लोरेंजा और हिडावेन को पकड़ रहे थे। पुलो और शूरवीरों के अन्य नेताओं ने पहले ही स्थिति को समझ लिया था। हालांकि उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था, फिर भी उन्होंने चुपचाप इस भयानक अनुमान को पचा लिया। आखिरकार रिशेल्यू, जिसने उन्हें अपने पक्ष में सम्मान दिलाया था, उसने पहले ही बहुत स्पष्ट रवैया दिखाया था। इस समय उन्हें इससे अधिक कुछ कहने का साहस न हुआ। सेंट लोरेंजा ने इस ऊंचे और शक्तिशाली युवक को मिश्रित भावनाओं से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ऐसी स्थिति में पड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि यह प्रतिभाशाली युवक जो केवल दिव्य कलाओं में माहिर था, उसके पास वास्तव में इतनी भयानक शक्ति होगी। उसने 200 से अधिक वर्षों तक बाहरी दीवार क्षेत्र का पैटर्न बदल दिया था। एकमात्र व्यक्ति जो उसे हरा सकता था वह संभवतः भीतरी दीवार क्षेत्र का बड़ा व्यक्ति था। डूडियन ने रिचेल्यू का नाम पुकारा। उनका स्वर बहुत सख्त नहीं था। मैं सैन्य मामलों को आप पर छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज के अंत तक एक पूरी सेना देखने को मिलेगी। रिचेल्यू चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि डूडियन कड़ी मेहनत से जीती गई सेना को उसके हाथों में सौंप देगा। क्या ये भरोसे से बाहर था? क्या वह निडर था, या यह उसकी वफादारी का परीक्षण करने के लिए था? वह अनुमान नहीं लगा सका और केवल डूडियन के शब्दों का पालन कर सका, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हॉल में शूरवीरों और जनरलों को एक अकथनीय धड़कन महसूस हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उच्च और शक्तिशाली पोप के पास इतना विनम्र क्षण होगा। शूरवीर गुप्त रूप से क्रोधित थे, लेकिन जब उन्होंने डूडियन के बारे में सोचा, जो गॉडविन को पकड़ने के लिए हजारों सैनिकों पर टूट पड़ा था, तो उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। कमांडर हिडविन, जिस व्यक्ति को मैंने मारा वह बाहरी दीवार से नहीं होना चाहिए। डूडियन ने हिडविन से पूछा। हिडविन का दिल ठंडा हो गया क्योंकि उसने शांति से उत्तर दिया, हाँ। डूडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने जो शक्ति प्रकट की थी वह उच्च स्तरीय सीमा के स्तर पर होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि उसने दुश्मन को कमाका। उसने अपने जादू के निशान नहीं दिखाए हैं। वह आपकी कैसे मदद कर सकता है? क्या वह आपकी सेना का तुरुप का पत्ता है? रिशेल्यू, पुलो और अन्य शूरवीर हैरान थे।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पिछली सेना में इतना क्रूर विशेषज्ञ छिपा होगा, ऐसे चरित्र को डूडियन ने मार डाला था। इसके अलावा वह हजारों सैनिकों की मदद से मारा गया। हिल्डा को उम्मीद थी कि डूडियन इस मामले के बारे में पूछेगा। उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। सेंट लोरेंजो और ब्रायसन को इसके बारे में पता था, वह भीतरी दीवार में राक्षस संस्थान से है। उसने हमारे साथ एक सौदा किया है, इसलिए वह हमारी मदद करने को तैयार है। डील। डूडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या डील? रिशेल्यू और अन्य लोगों ने उसकी ओर देखा। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेना भीतरी दीवार में मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के संपर्क में होगी। सौभाग्य से उनका पहले सेना के साथ कोई भीषण संघर्ष नहीं हुआ। हिल्डविन ने कहा, आंतरिक दीवार में मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट राक्षसों के अनुसंधान के लिए समर्पित है। कंसोर्टिया ने शिकारियों को प्रशिक्षित किया है। मॉन्स्टर एटलस को मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया था। पवित्र चर्च का आशीर्वाद भी मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया गया था। कुछ प्रयोगों के कारण उन्हें कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें प्रदान करने के लिए उन्हें हमारी सेना में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने तुम्हें जो इनाम दिया उसका क्या हुआ? डूडियन ने उसकी ओर देखा। हिल्डविन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह इस मामले को छोड़ना चाहती थी, लेकिन डूडियन ने उसे बता दिया। उसने सेंट लोरेंजो और ब्रायसन को देखा। उसने मन ही मन आह भरी। वह जानती थी कि सच को छिपाते रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसने आह भरते हुए कहा, बदले में वे हमें सैन्य सहायता और यदि आवश्यक हो तो भगवान का मज्जा प्रदान करेंगे। डूडियन ने ठंडे स्वर में पूछा, आंतरिक दीवार में आपकी सेना की श्रेष्ठता आंतरिक दीवार की सेना है। क्या आपको सैन्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकता है? हिदेबिन एक पल के लिए झिझके। सैन्य सुरक्षा गौण है। मुख्य चीज भगवान की मज्जा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका शरीर एक शिकारी के स्तर को पार कर गया है। डूडियन ने उदासीनता से कहा। रिशेल्यू और पुलो ने आश्चर्य से महिला कमांडर को देखा। हिदाविन ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हाल ही में एक सफलता हासिल की है। विशेष सामग्रियों से आपका क्या मतलब है? राक्षस सामग्री। उनके लिए होली सी के साथ सहयोग करना बेहतर होगा। शिकारियों ने बहुत सारी राक्षस सामग्री होली सी को सौंप दी है। डूडियन ने दिलचस्पी से पूछा। हिल्डविन के होंठ हिलने से उसका चेहरा बदसूरत हो गया था। इसमें कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ कुछ दुर्लभ राक्षसों की लाशें हैं। सेंट लोरेंजो ने टोकते हुए कहा। डूडियन ने उसकी ओर देखा। आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने दिल में आह भरते ही सेंट लोरेंजो का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि वह डूडियन से छिप नहीं सकता। उसने हिल्डविन की ओर देखा और उसे कुछ न कहने का संकेत दिया। हिल्डा वेन समझ गई कि उनका क्या मतलब है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया। बंदियों को बंदियों की तरह देखना चाहिए। क्या वे कष्ट सहना चाहते हैं? डूडियन का चेहरा ठंडा हो गया। हिल्डा वेन ने अपनी उंगलियां भींच लीं और धीरे धीरे उन्हें ढीला कर दिया। उसने डूडियन की ओर देखा। वह बोलने ही वाला था कि लोरेंजो ने जल्दी से कहा, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर हम कुछ भी कहेंगे तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी। जिदावन ने उसकी ओर देखा और फिर डूडियन की ओर देखा जो सीढ़ियों पर बैठा था। वह बहुत देर तक चुप रहा। वह फुसफुसाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ये विशेष सामग्रियां मानव शरीर हैं। रिचर्डेल की आंखें चमक उठीं। वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। अंधेरे चर्च में मानव शरीर पर प्रयोग करना आम बात थी। उसके अलावा प्लो और अन्य शूरवीर स्तब्ध थे। उन्होंने हिल्डविन और अन्य लोगों को अविश्वास से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेना वास्तव में आंतरिक दीवार में स्थित मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट को मानव शरीर का व्यापार करेगी। अनुसंधान के लिए मानव शरीर का उपयोग करना हमेशा से अवैध था। इसका उनके द्वारा तिरस्कार भी किया गया। यह उस अंधेरे चर्च से किस प्रकार भिन्न था जिसे वे हर जगह नष्ट करना चाहते थे। ये सेना ही थी जो बाहरी दीवार की रखवाली कर रही थी। डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। उबाओ। उसने सोचा कि यह कोई रहस्यमय चीज है जिसके बारे में वह नहीं जानता। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना गहरा सौदा होगा जो मानवता के खिलाफ होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सेना को पाया। मानव शवों के परिवहन के लिए सेना होली सी से अधिक उपयुक्त थी। डूडियन ने पूछा, क्या यह एक जीवित मानव शरीर है? हिल्डविन ने अपना सिर नीचे कर लिया। डूडियन का दिल अचानक हिल गया। उसने आयशा की ओर देखा जो उसके बगल में थी। उसकी आंखों में रोशनी की चमक थी। यदि उन्हें मानव शरीर पर प्रयोग करना होता तो मॉन्स्टर इंस्टीट्यूट के पास ज़ोंबी संक्रमण को हल करने का एक तरीका हो सकता था। ये सोचते ही वह और अधिक चिंतित हो गया। वह खड़ा हुआ और रिचर्डेल से कहा, मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगा। मैं वापस जाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके इससे निपटूंगा। जो कोई भी अवज्ञा करेगा उसे मार दिया जाएगा। हाँ, रिचर्डेल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। डूडियन ने आयशा का हाथ पकड़ा और हॉल से बाहर चला गया। अध्याय 665। निषिद्ध कला। मठ की भीतरी दीवार में सफ़ेद जैड मठ शुद्ध और पवित्र आभा से भरा हुआ था। इस समय शिखरों में से एक में हॉल में 7 या 8 आकृतियां बैठी थीं और दर्जनों मठ की नर्सें उनके बगल में खड़ी थीं।
हालांकि यहाँ की नर्सों का नाम अस्पताल की नर्सों के समान था, वे पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं और नौकरों और शूरवीरों के बराबर थीं। मोग्रान, आपने हमें आपातकाल के लिए यहाँ क्यों बुलाया? बूढ़े लोगों में से एक, जो लंबा और मजबूत था, ने पूछा। मॉर्गन, जो उनके बगल की मेज पर बैठा था, खड़ा हुआ और बोला, निदेशक, जिस बाहरी दीवार क्षेत्र का प्रभारी बनने के लिए आपने मुझसे कहा था, उसमें हाल ही में कुछ छोटे बदलाव हुए हैं। मुझे आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। चूंकि यह केवल एक छोटा सा बदलाव है, तो इसमें रिपोर्ट करने की क्या बात है? विपरीत मेज पर एक छोटे और पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और उपहास से भरे चेहरे के साथ कहा। मॉर्गन ने उसकी ओर देखा और उसके दिल में हत्या का गहरा इरादा कौंध गया। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है, एक व्यक्ति हाल ही में बाहरी दीवार पर दिखाई दिया है। यह हमारे ध्यान देने योग्य है। मठ के डीन ने स्पष्ट रूप से कहा, मोग्रान, सीधे तौर पर कहो। वह हमें अनुमान लगाते रहना पसंद करता है, उसके बगल में बैठे छोटे और पतले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉर्गन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए मठाधीश की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह एक लंबी कहानी है। आधे साल पहले बाहरी दीवार बहुत तेजी से बदल गई। एक प्रतिभाशाली युवा कहीं से प्रकट हुआ और उसने कई दिव्य कलाओं का आविष्कार किया। उसने मूल 9 दिव्य कलाओं की बुनियादी प्रणालियों में से 10वीं दिव्य कला प्रणाली भी बनाई, जिसे QE सिस्टम कहा जाता है। ये दिव्य कला कुछ हद तक महामहिम द्वारा उल्लिखित पौराणिक निषिद्ध गुप्त कला के समान है। इसलिए मैंने इस युवक की दिव्य कला को सील करने के लिए बाहरी दीवार क्षेत्र के पवित्र दृश्य का उपयोग किया। मैं उसे यहाँ भी लाया और उसकी मूल पहचान मिटा दी। मैंने उसे बाहरी दीवार क्षेत्र के डाक होली दृश्य के बुजुर्ग के रूप में नियुक्त किया। मैं मूल रूप से सभी पहलुओं में समृद्ध अनुभव होने के बाद उसे बाहरी दीवार क्षेत्र का नया पोप बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वहां काम करना शुरू करने के तुरंत बाद अचानक गायब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह QE प्रकार, ऐसी प्रतिभा बाहरी दीवार जैसी उजाड़ जगह पर कैसे पैदा हो सकती है? यदि इस व्यक्ति द्वारा आविष्कार की गई दिव्य कला प्रणाली वास्तव में निषिद्ध कला है, तो यह व्यक्ति वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। यह अफसोस की बात है कि वह शुद्ध दीवार से कोई नहीं है। उसकी स्थिति बहुत कम है और वह पोषण के लायक नहीं है। डीन ने मॉर्गन की ओर देखा और कहा, जारी रखें। मॉर्गन थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने आगे कहा, उसके लापता होने के बाद मैंने बाहरी दीवार के लोगों से हर जगह खोजने के लिए कहा, लेकिन कोई खबर नहीं थी। अभी कुछ समय पहले ये व्यक्ति अचानक फिर से प्रकट हुआ, और जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने डार्क वेटिकन पर नियंत्रण कर लिया, जिसे बनाने में हमने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने बाहरी दीवार के पोप पर नियंत्रण पाने के लिए डार्क वेटिकन का भी उपयोग किया। और आज उसने सेना पर हमला करने के लिए सेना भेजी। बिना किसी सस्पेंस के उसने सेना को हरा दिया और बाहरी दीवार के 2 सबसे बड़े शतरंज मोहरों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। क्या आसपास के लोग हैरान थे? हालांकि उन्होंने बाहरी दीवार को गंभीरता से नहीं लिया था। मॉर्गन के नियंत्रण में रहने के इतने वर्षों के बाद उन्हें बाहरी दीवार के बारे में कुछ पता था। बाहरी दीवार में दिखाई देने वाले व्यक्ति के पास कोई संसाधन या पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके लिए बाहरी दीवार को नियंत्रित करना और एकीकृत करना असंभव था, जिसे मॉर्गन ने इतने कम समय में बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी। हालांकि वे जानते थे कि मॉर्गन झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि बहुत अधिक जानकारी थी जो गहराई से खोदने लायक थी। जैसे ही उसके विचार आगे बढ़े, डीन की निगाह थोड़ी केंद्रित हो गई। एक क्षण के बाद उन्होंने मॉर्गन से कहा, जहां तक मुझे पता है, आपने बाहरी दीवार क्षेत्र में जिन प्रशिक्षकों को तैनात किया है, वे सभी प्रतिबंधक हैं। इस युवा ने उन्हें कैसे हल किया? मॉर्गन थोड़ा मुस्कुराए, मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूं। दरअसल 5 सुपरवाइजरों के अलावा मेरा एक अच्छा दोस्त भी है जो इस युवक के हाथ लग गया। उसकी शक्ति को अग्रणी माना जा सकता है। हालांकि उसके और एक वास्तविक अग्रणी के बीच अभी भी एक अंतर है, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं है। अभी कुछ समय पहले जब मैंने उसे 5 सीमाओं के साथ आंतरिक कारण की जांच करने के लिए बाहरी दीवार पर भेजा था, तो उन्होंने कोई संदेश वापस नहीं भेजा। आज तक जिन लोगों को मैंने अंधेरे में जांच करने के लिए भेजा था, उन्होंने फिर से खबर भेजी। वह युवक अभी भी जीवित है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मेरा अच्छा दोस्त मर चुका है और 5 सीमाएं वह अपने साथ लाई थी। सभी अग्रणी मर चुके हैं। आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि उनकी आंतरिक दीवार में भी अग्रदूतों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन वे दुर्लभ पावरहाउस थे। डीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी ओर देखा, जारी रखें। मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि इस युवक ने उन्हें किसी छिपे हुए हथियार या किसी भयंकर जहर से मार डाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे जासूसों ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को देखा। ये व्यक्ति ड्रैगन कबीले की आखिरी संत आयशा है। हर कोई फिर स्तब्ध रह गया। ड्रैगन कबीले की पिछली संत बाहरी दीवार में दिखाई दी थीं। यदि वास्तव में ऐसा था, तो उससे पहले की हर बात को समझाया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब क्या था? ड्रैगन कबीला बाहरी दीवार पर अतिक्रमण करना चाहता था।
जानबूझकर उन्हें भ्रमित करने के लिए पिछली संत की मृत्यु की घोषणा की जा रही है। तमाम संभावनाओं के बारे में सोचकर हर किसी ने नाक बांध सिकोड़ ली। उन्हें थोड़ी चिंता महसूस हुई, मानो कोई काला बादल आने वाला हो। डीन ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। एक क्षण बाद उसने धीरे से कहा, बताओ तुम क्या सोचते हो? मॉर्गन ने उसकी ओर देखा और चुपके से डर गया। उपस्थित सभी लोगों में से जिसे वह सबसे अधिक नहीं समझ सका वह ये डीन था। उसने कहा, चूंकि हमने स्रोत ढूंढ लिया है और अपना लक्ष्य जानते हैं, तो केवल एक ही समस्या है। ड्रैगन कबीले के हाथों से बाहरी दीवार को कैसे वापस लिया जाए। इस पर मेरे 3 विचार हैं। प्रिंसिपल ने कहा, बोलो। सबसे पहले, हालांकि मैंने बाहरी दीवार में पिछली संत के निशान देखे थे, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। इसके अलावा जासूसों ने करीब जाकर देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे 100% आश्वस्त भी नहीं थे। इसलिए मैंने अस्थायी रूप से इस समाचार को स्थापित किया। अगर ये खबर सच है तो दिक्कत है। जहां तक मुझे पता है, हालांकि ड्रैगन जनजाति की पिछली संत और वर्तमान संत सगी बहनें हैं, लेकिन उनके एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। क्या आपको अभी भी याद है कि जब सेंटेस को बदला गया था तो ड्रैगन कबीले ने क्या घोषणा की थी? उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछली संत दोषी थी, इसलिए उन्होंने उसे अस्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया। और बाहर एक अफवाह है कि पिछली सेंटेस हैशा को सेंटेस हैथवे द्वारा फंसाया गया था, इसलिए उसने सेंटेस के रूप में अपना पद खो दिया। मुझे लगता है कि इस अफवाह की विश्वसनीयता काफ़ी अधिक है। ड्रैगन कबीले ने उसके अपराध के कारण उसे बर्खास्त कर दिया। केवल एक ही संभावना है, वह ये कि उसने एक अक्षम्य अपराध किया है। लेकिन इसके बारे में सोचो, संत आयशा कौन है? विंग कबीले और रॉक कबीले इतने सालों से उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि अक्षम्य अपराध कर सके? इसलिए उसे फंसाए जाने की संभावना बहुत अधिक है, और यही मुख्य बिंदु है। अगर उसे फंसाया गया है, तो उसके और सेंटेस हैथवे के बीच की नफरत एक तेज ब्लेड है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उनका विश्लेषण समझ में आया। सामने की मेज पर बैठे छोटे और पतले बुजुर्ग ने खर्राटे भरते हुए कहा। हालांकि वह थोड़ा आश्वस्त नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह सही था। यदि ड्रैगन कबीला वास्तव में बाहरी दीवार पर हमला करना चाहता है, तो स्थिति को संभालने के लिए एक संत को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। संभावना अधिक है। मॉर्गन थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यह सही है। इसलिए मुझे लगता है कि हम ड्रैगन कबीले को उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए खबर भेज सकते हैं। यदि हमारा अनुमान सही है, तो मेरा मानना है कि ड्रैगन कबीला हमसे ज़्यादा उसे नष्ट करना चाहेगा, खासकर सेंटेस हैथवे को। अध्याय 666। युद्ध के लिए शीघ्र तैयारी करें। अपने दूसरे बिंदु के साथ जारी रखें। डीन ने इनकार नहीं किया या सहमत नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह और अधिक विचार सुनना चाहता था। मॉर्गन को पता था कि वह किस बारे में चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने इसे उजागर नहीं किया। दूसरा बिंदु सेना का उपयोग करना है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह व्यक्ति पहले ही बाहरी दीवार क्षेत्र में सेना पर शासन कर चुका है। इस तरह के कदम से निश्चित तौर पर सेना नाराज होगी। इतने सालों से हमने बाहरी दीवार क्षेत्र की सेना के लिए हमेशा कुछ न कुछ चेहरा छोड़ा है। हम परिपक्व होने से पहले सेना को नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वह पहले ही ऐसा कर चुके हैं। उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह विचार बुरा नहीं है। सेना निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। हम उन्हें पहले नेतृत्व करने के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा हम इस युवा के बारे में जानकारी छिपा सकते हैं और उन्हें हमारे साथ टकरा कर देख सकते हैं कि क्या वे ऐसी कोई स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं। हालांकि यह व्यक्ति दैवीय कला में प्रतिभाशाली हो सकता है, वह अभी भी बहुत छोटा है और उसका दिमाग स्पष्ट नहीं है। वह वास्तव में बाहरी दीवार क्षेत्र को एकजुट करना चाहता है। कितना दयनीय, कितना हास्यास्पद। काले और सफ़ेद धारीदार टोपी पहने एक और बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्य किया। यद्यपि बाहरी दीवार क्षेत्र एक परित्यक्त भूमि है, फिर भी यह अभी भी महामहिम का क्षेत्र है। बाहरी दीवार क्षेत्र पर शासन करने की कोशिश करने वाला यह व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है। आपका तीसरा बिंदु क्या है? मॉर्गन ने उन पर नजर डाली और मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि वे उनकी ओर झुक रहे थे। उन्होंने कहा, तीसरा बिंदु इंतजार करना और देखना है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह युवक जिस महिला पर भरोसा कर रहा है वह असली हैशा सेंटेस है। मुझे यकीन है कि उसके पास अग्रदूतों को मारने की शक्ति है। यदि हम उसे व्यक्तिगत रूप से मारते हैं, तो हमें एक साथ काम करने के लिए कम से कम 2 अग्रदूतों की आवश्यकता है। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि 3 पायनियर एक साथ काम करें ताकि उसे भागने का कोई मौका न मिले। हालांकि इस प्रकार हमें प्रत्येक शाखा में अग्रदूतों को संगठित करना होगा। परिणाम बहुत बड़े होंगे और लाभ की तुलना में हानि अधिक होगी। सौभाग्य से ये युवक लालची है। इस तरह हमें व्यक्तिगत रूप से बाहरी दीवार को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या अपने ही शत्रुओं को मारने के लिए दूसरों का चाकू उधार लेना सर्वोत्तम नहीं है?
डीन ने सिर हिलाया। आप बाहरी दीवार की स्थिति से सबसे अधिक परिचित हैं। मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए सेना और ड्रैगन कबीले को सूचित करें। हाँ डीन, मॉर्गन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। युवा मास्टर, आप वापस आ गए हैं। बार्टन मंदिर से बाहर निकला और डूडियन का अभिवादन किया। डूडियन ने सिर हिलाया। उसे ये देखकर राहत मिली कि बार्टन सुरक्षित और स्वस्थ था। उसने दीवार बनाने वालों पर नज़र डाली जो दीवारें और खाइयां खोद रहे थे। क्या प्रगति अच्छी चल रही है? यह अच्छा चल रहा है। बार्टन मुस्कुराए। वे सबसे अच्छे बिल्डर हैं। वे विशाल दीवार की मरम्मत करने में अच्छे हैं। यह मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आसान काम है। डूडियन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या रिले वापस आ गया है? मैंने मिस्टर रिले को नहीं देखा है। बार्टन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। क्या कुछ होगा? डूडियन ने अपना कंधा थपथपाया। वह घूमा और आयशा को साइड हॉल में ले गया। उन्होंने सगे को बुलाया। ग्वेनेथ, ग्लेन और अन्य को बुलाओ। साथ ही न्यूज़ को भी यहाँ आने के लिए कहो। हाँ यंग मास्टर, सगे ने उत्तर दिया और चला गया। डूडियन ने बार्टन से आयशा का दोपहर का भोजन लाने को कहा। उसे खाना खिलाने के बाद वह अपने काम में लग गया। मंदिर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में था। उन्होंने इसे भविष्य की युद्ध दीवार के रूप में बनाने की योजना बनाई। वह सुरंगें और खाइयां बनाना चाहता था ताकि वह आसानी से केबल गाड़ सके। उन्होंने इस स्थान को किले के रूप में क्यों चुना? इसका कारण बहुत सरल था। उटुओ पर्वत बाहरी दीवार क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत था। इसका दृष्टिकोण व्यापक था और बचाव करना आसान था, लेकिन हमला करना मुश्किल था। मंदिर के पीछे 1,00,000 फीट ऊंची चट्टान थी जो बिजली के प्रदूषण को दूर करने के लिए तो सुविधाजनक थी ही, शत्रु को भी रोक सकती थी। वह जानता था कि सेना के इस भंवर के घोंसले में छेद करने के बाद असली लड़ाई आगे आएगी। लेकिन वह चिंतित नहीं था। कम से कम कुछ समय के लिए भीतरी दीवार उसे उनकी आंखों में नहीं डालेगी। उसके पास अपने लेआउट को सही करने के लिए पर्याप्त समय था। एकमात्र चीज जो दैवीय कलाएं उसे दे सकती थी वह थी सुरक्षा, लेकिन अगर वह आंख मूंद कर बचाव करता तो देर सबेर उसे भेद दिया जाता। उसे बचाव करना था, लेकिन साथ ही उसे पलटवार भी करना था और आक्रमण भी करना था। आपने कहा था कि विचर के बिना आप जादू के निशानों की क्षमता को पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर सकते। द विचर को केवल मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। डीन ने अपने बगल में आयशा को देखा, लेकिन उसकी आंखें बहुत दूर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह दूरी में देख रहा हो। मुझे केवल आधा प्राथमिक सीमक माना जा सकता है। पौराणिक जादू के निशानों को देवता बनाने का प्रभाव बहुत मजबूत है। अगर मैं विकास करना जारी रखूंगा तो मेरा शरीर बदल जाएगा। इसके अलावा ये स्थायी होगा और इसे बहाल नहीं किया जा सकेगा। मैं उससे पहले ही अपना जादूगर विकसित कर सकता हूँ। मैं यह नहीं जानता कि अनुसंधान संस्थान में किस स्तर के लोग एक जादूगर विकसित कर सकते हैं। ये जांच करने का समय है। वह भौचक्का रह गया और गहरे सोच में पड़ गया। सगे नेस, ग्लेन और अन्य को लाया। युवा मास्टर, वे यहाँ हैं। सगे हॉन्फने लगा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। डूडियन ने ग्वेनेथ और ग्लेन से कहा, क्या आपको याद है कि आखिरी बार मैं आपको आंतरिक दीवार पर कब ले गया था? मैं चाहता हूं कि आप भीतरी दीवार पर जाएं। हाँ, ग्वेनेथ की आंखें चमक उठी। यंग मास्टर, यह क्या है? जाओ और जांच करो कि मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस स्तर के लोगों में जादूगरनी विकसित हो सकती है। डूडियन ने ग्लेन की ओर देखा। तुम्हारे ब्लैक वीवर जादू के निशान छिपने में अच्छे हैं। मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। ग्लेन को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। क्या मैं अकेला जा रहा हूं? ग्वेनेथ के पास अन्य कार्य हैं। डूडियन ने कहा, आपको आंतरिक दीवार की स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्वेनेथ आपको विस्तृत परिचय देंगी। आप सबसे पहले भीतरी दीवार का नक्शा पा सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई शाखाएं होनी चाहिए। जानने के लिए आपको केवल अपेक्षाकृत दूरस्थ राक्षस अनुसंधान संस्थान में घुसने की जरूरत है। हालांकि आपकी ताकत भीतरी दीवार से बहुत दूर है, आप पहले से ही एक वरिष्ठ शिकारी की सीमा पर हैं। मैं आपके प्रस्थान से पहले आपके शरीर को प्राथमिक सीमक के स्तर तक विकसित करने में आपकी सहायता करूंगा। तुम्हें भीतरी दीवार का एक उत्कृष्ट रक्षक माना जा सकता है। उसकी बातें सुनकर ग्वेनेथ और ग्लेन को राहत मिली। ग्लेन ने सिर हिलाया। मैं कार्य पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। समय सीमा 24 घंटे है। जितनी जल्दी बेहतर होगा। डूडियन ने गंभीरता से कहा, क्योंकि हम एक बहुत मजबूत दुश्मन का सामना करेंगे। हम जितनी देर करेंगे, ये हमारे लिए उतना ही खतरनाक होगा। मुझे पता है, ग्लेन ने गंभीरता से कहा। डूडियन ने सिर हिलाया और ग्वेनेथ से कहा, आपका काम भीतरी दीवार पर जाना और भीतरी दीवार की भूमिगत संरचना की जांच करना है। मुझे भीतरी दीवार के सीवा का नक्शा चाहिए। ग्वेनेथ स्तब्ध थी। वह नहीं जानती थी कि डूडियन ऐसा क्यों चाहता था, लेकिन भीतर की दीवार पर वापस लौट पाना उसके लिए अच्छी बात थी। उसने उत्तर दिया, मुझे पता है यंग मास्टर। मैं तुम्हें 24 घंटे दूंगा।
एक बार समय पूरा हो जाने पर चाहे आप कितना भी काम पूरा कर लें, आपको वापस आना ही होगा। डूडियन ने उसकी ओर गहराई से देखा। वेनेट ने अपना सिर नीचे किया। मैं कार्य पूरा करने का वादा करती हूँ। जाओ। डूडियन ने अपना हाथ लहराया। सेना भगवान के मज्जा का एक बैच ले जाएगी। मैंने आप दोनों के लिए एक छोड़ दिया है। आप इसे बाद में बाटन से प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। धन्यवाद युवा मास्टर। न्यूज़ दंग रह गया। युवा मास्टर, मेरे बारे में क्या? आप मेरे साथ रहेंगे। डूडियन ने कहा, आपके जादुई निशान जहर को पचाने में सक्षम हैं। मुझे चिंता है कि कोई मेरी हत्या करने की कोशिश करेगा। मैं जहर का परीक्षण करने के लिए अपना सारा भोजन आपके पास छोड़ दूंगा। न्यूज़ को एहसास हुआ कि जब वह महल में रहता था तो डूडियन को लगभग जहर दे दिया गया था। उसके लिए उसके पास रहना कोई अजीब बात नहीं थी। इसके अलावा इस वजह से उसे गर्मजोशी महसूस हुई। इस दृष्टिकोण से डूडियन ने स्पष्ट रूप से उस पर भरोसा किया। सगे ने न्यूज़ की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। आखिरकार वे एक साथ जेल में रहे थे। डूडियन ने पूछा, सगे, मेरे दो सहपाठी अभी भी महल में हैं? सगे जानता था कि वह मेसन और जैच का जिक्र कर रहा था। वे दोनों यहाँ हैं। नौवें क्षेत्र से हॉकाई से संपर्क करें। हॉकाई उन्हें व्यायाम के लिए ले जाएगा। इसके अलावा उन्हें दुर्लभ जादू के निशान दें। सुनिश्चित करें कि वे जितनी जल्दी हो सके बड़े हो जाएं। डूडियन ने कहा कि मेसन और जैच के लिए उनके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं। मेहतर प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया था। उसने कई बार उन्हें बचाया था और उन्होंने उसे बचाया था। हालांकि वह शाम के मामले से निराश था, लेकिन इससे मेसन और जैच के बारे में उसकी राय पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका मानना था कि जब तक वे उन्हें संसाधन और अवसर देंगे, वे बदलाव लाने में सक्षम होंगे। कई लोगों के पास कभी कभी अवसर का अभाव होता है। सफल लोग अवसर ढूंढने और अवसर बनाने में सक्षम होंगे। लोगों का दूसरा समूह, हालांकि उत्कृष्ट था, उसमें अवसर ढूंढने की दूरदर्शिता का अभाव था। यदि उन्हें मौका मिले तो वे कुछ बड़ा करने में सक्षम हो सकते हैं। मेसन और जैच एक ही तरह के लोग थे। इसके अलावा डूडियन की वर्तमान स्थिति और उसके पास मौजूद संसाधनों के साथ कई वरिष्ठ शिकारियों को विकसित करना बहुत आसान था। कुछ सीमाओं को विकसित करना मुश्किल नहीं था, हालांकि वह एक ही बार में बहुत अधिक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं डाल सका। यहाँ तक कि अगर वह सीमा के भीतर सबसे अधिक आवृत्ति का उपयोग करता है तो भी इसमें 1 या 2 सप्ताह लगेंगे। हालांकि डूडियन उन दोनों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। ताकत के अलावा वह उनके दिमाग को भी प्रशिक्षित करना चाहता था। वह जानता था कि रास्ते में उसने जो चीज़ें देखी थीं, उसने उसकी मूल धारणा को विकृत कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि वे उसे अपनी समझ से परे कुछ करते हुए देखें। उन्हें डाक चच जाने दो। सगे ने डूडियन की ओर देखा। वह तुरंत उसके मन की बात समझ गया। उसके दिल में एक अवर्णनीय अजीब भावना थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि किशोर थोड़ा उदास था, लेकिन उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का साहस नहीं किया। हालांकि डूडियन का उसके प्रति रवैया दूसरों से अलग नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी तुलना डूडियन के बचपन के 2 दोस्तों से नहीं की जा सकती थी। आर्टेमिस और गैब्रियल को लाओ। डूडियन उन 2 छोटे लोगों के बारे में लगभग भूल गया था। आर्टेमिस के हरे बालों के बारे में सोचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे पता है। सगे झुक गया। डूडियन ने कहा, भगवान की मज्जा को ले जाने के लिए सेना की प्रतीक्षा करें। आपको और न्यूज़ को एक एक हिस्सा मिलेगा। आप आने वाले दुश्मनों से निपटने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक अवरोधक बन जाएंगे। सगे ने झुककर कहा, धन्यवाद युवा मास्टर। न्यूज़ ने यह भी कहा, धन्यवाद यंग मास्टर। जाना। सगे के जाने के थोड़ी देर बाद बाटन साइड हॉल में पहुंचे। यंग मास्टर, जोसेफ वापस आ गया है। डूडियन की आंखें घूम गईं। उसे यहाँ लाओ। बाटन तेजी से घूमा और भाग गया। वह कई लोगों को लेकर आया। नेता रिले था। उसने घुटने टेके और सलाम किया। नमस्कार युवा मास्टर। आपने जिस व्यक्ति को लेने के लिए कहा था, मैंने उसे उठा लिया है। उठो। डूडियन ने अपने पीछे वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। यह यूसुफ ही था जिसे उसने सेना में रखा था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया था। जोसेफ अपनी धारणा से बिल्कुल अलग थे। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी और उसका शरीर पीतल का हो गया था। उसकी कई मांसपेशियां थीं और वह ताकत से भरपूर था। ये स्पष्ट था कि सेना में उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। वह उनका स्वागत करने के लिए उठे। अंततः आप यहाँ हैं। जोसेफ ने आश्चर्य से डूडियन को देखा। अब तक उसे एक अविश्वसनीय एहसास हो रहा था। ये पवित्र चर्च का मुख्यालय था। बाटन के बारे में उनकी धारणा ये थी कि वह हमेशा मैले कुचैले कपड़े पहने रहता था, लेकिन फिलहाल उसकी त्वचा सफ़ेद और साफ थी। डूडियन ने एक भव्य पोप की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी त्वचा हमेशा सफ़ेद और थोड़ी पीली भी रहती थी। परिवर्तन स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह अभी भी पीला था। वह थोड़ा बीमार और थका हुआ लग रहा था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे देखा, उसे कोई परिचित छाया नहीं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई अलग व्यक्ति हो। हालांकि जैसे ही डूडियन ने बात की, उसके दिल में एक गर्म भावना जाग उठी।
अजनबीपन का पिछला एहसास एक पल में गायब हो गया। उन्होंने उत्साहपूर्वक डूडियन को गले लगाया और कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? डूडियन ने अपना कंधा थपथपाया। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेना में जाने के बाद आप इतनी जल्दी हृष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। बार्टन ने अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए हंसा। बार्टन को जोर से गले लगाते समय जोसेफ की आंखें नम हो गईं। डूडियन ने रिले के बारे में सोचने से पहले जोसेफ के साथ काफ़ी देर तक बातचीत की। रिले, तुम्हें पहले जाना चाहिए। बार्टन, सोचो कि तुम्हें उसे क्या इनाम देना चाहिए। बार्टन ने अपना सिर थपथपाया। ये सच है, लेकिन मुझे उसे क्या देना चाहिए? उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह पोप था, उसे नहीं पता था कि होली सी के पास किस तरह का खजाना है। जहां तक स्थिति का सवाल है, वह इसके बारे में स्पष्ट थे, लेकिन वह जानते थे कि रिले के प्रति डूडियन का रवैया होली सी की स्थापना में शामिल नहीं किया जा सकता है। आखिरकार वह होली सी में चमकता था और अचानक गायब हो गया। यदि वह होली सी में वापस गया तो यह अनिवार्य रूप से कुछ अनुचित अटकलों को जन्म देगा। डूडियन ने कहा, सोचने के लिए अपना समय लें। मुझे नहीं लगता कि रिले जल्दी में है। ठीक है, रिले ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हाँ यंग मास्टर। रिले के जाने के बाद डूडियन और जोसेफ ने एक पल के लिए बातचीत की। बार्टन उसे आराम करने के लिए ले गया जबकि वह खुद को व्यस्त रखता रहा। पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया। अगली सुबह के समाचार पत्रों और विशेष रिपोर्टों ने होली सी और सेना के बीच युद्ध का प्रचार नहीं किया, लेकिन कहा कि दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए थे। सेना और होली सी ने यह कहकर चीजों को छुपाया कि ब्रायसन डार्क चर्च का सदस्य था। रिशेल्यू अगले दिन होली सी में लौट आए। उन्होंने डूडियन को बताया, युवा मास्टर, सेना को पूरी तरह से समायोजित कर दिया गया है। सभी जनरलों को हमारे लोगों द्वारा बदल दिया गया है। 3 कमांडरों को बदल दिया गया है। मैंने अस्थायी रूप से उनकी निगरानी के लिए बिशप एर्नोलिन को नियुक्त किया है, लेकिन वह दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, मैं सेना को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अगर कोई समस्या होगी तो ही मैं तुम्हारी तलाश करूंगा। डूडियन ने आयशा को गोमांस का एक टुकड़ा दिया। उसने धीरे धीरे उसका स्वाद बदलने की कोशिश की। उसने सबसे पहले मानव मांस को गोमांस में बदल दिया। अब वह उसके खाने के लिए गोमांस गर्म कर रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह परिपक्व गोमांस खुशी से खा सकेगी। इस तरह वह थोड़ा बेहतर महसूस करेगा। कम से कम उसे हर बार उसका मुंह खून से भरा नहीं देखना पड़ता। उसे विश्वास था कि वह उसे इस तरह पसंद नहीं करेगी। रिशेल्यू ने उसकी ओर देखा। युवा मास्टर, हमने सेना को हटा दिया है। बाकी मजिस्ट्रेट और नाइट हॉल से डरने की कोई बात नहीं है। क्या हमें उन्हें नीचे ले जाने का अवसर जब्त करना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है, डूडियन ने कहा। हमने आंतरिक दीवार का ध्यान आकर्षित किया है। अब हमें सेना और मठ के गुस्से से निपटने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। जहां तक मजिस्ट्रेट और नाइट हॉल की बात है, जब तक वे हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं बनते, हमें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें सीधे नष्ट कर देंगे। रिशेल्यू जानता था कि भीतरी दीवार सबसे बड़ी समस्या थी। उन्होंने तुरंत पूछा, युवा मास्टर, क्या आपके पास इससे निपटने का कोई तरीका है? आप सही समय पर आए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। डूडियन ने कहा, सेना के भगवान के मज्जा को यहाँ भेजें। इसके अलावा रईसों से संपर्क करें और उनकी सभी नाइट्राइट खदानों को किराए पर लें। अतीत में डार्क चर्च पर प्रतिबंध था, अब हम प्रतिबंध हटा सकते हैं। डार्क चर्च को विकसित करने और पुरस्कार बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने दें। हमें पैसे के साथ कंजूस होने की जरूरत नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई निषिद्ध के शोध में शामिल हो। तकनीक। अध्याय 667। ये दीवार। एक निषिद्ध जादू करो। रिचर्डेल का चेहरा थोड़ा बदल गया। किसी निषिद्ध मंत्र को निषिद्ध मंत्र के रूप में वर्गीकृत करने का कारण या तो इसकी विनाशकारी शक्ति थी जो विशाल दीवार को आसानी से नष्ट कर सकती थी, या इसकी क्रूरता के कारण जो मानव स्वभाव को नष्ट कर सकती थी। हालांकि डूडियन ऐसे निषिद्ध मंत्र को सक्रिय करने के लिए तैयार था। ये कहा जा सकता है कि वह किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने जा रहा था। मास्टर, क्या आप इन निषिद्ध तकनीकों को पूरी तरह से सक्रिय करना चाहते हैं? उनमें से कुछ के लिए बड़ी संख्या में मानव प्रयोगों की आवश्यकता होती है। यदि आप उन्हें सक्रिय करते हैं तो अंधेरा चर्च हर जगह लोगों को पकड़ लेगा और बड़ी गड़बड़ी पैदा करेगा। रिचर्डेल ने ध्यान से कहा। वह जानता था कि डूडियन को रोकने का एकमात्र संभावित कारण विनाशकारी शक्ति के कारण नहीं था, बल्कि बहुत से लोगों के बलिदान के कारण था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पवित्र चर्च के लिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का समय है। आपको पता होना चाहिए कि लोग स्वार्थी और भुलक्कड़ होते हैं। चाहे आपने कुछ भी किया हो, जब तक आप खतरे के समय में उसकी रक्षा कर सकते हैं, वह आपका आभारी रहेगा। डूडियन ने उसकी ओर देखा। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते थे? मुझे इसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। रिचर्डेल का चेहरा बदल गया। रुचि की दृष्टि से उन्होंने स्वीकार किया कि डूडियन सही थे, लेकिन उन्हें एक बात से इनकार करना पड़ा।
हालांकि उसने पहले भी यही काम किया था। पकड़ की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण थी, कम से कम निषिद्ध मंत्रों के क्षेत्र में वह उन्हें आसानी से नहीं छू पाता था। हालांकि मठ का इरादा यही था, लेकिन उनके दिल में भी यही विचार था। आखिरकार, अगर बहुत अधिक अराजकता हो तो नियंत्रण खोना आसान था। मुझे पता है। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानता था कि डूडियन ने अपना मन बना लिया है। इससे अधिक कहना बेकार था। उन्होंने डूडियन को मनाना जारी नहीं रखा। आखिर डूडियन को मनाना उसके लिए खतरनाक था। नागरिकों को पता नहीं था कि डूडियन ने ऐसा कुछ किया है। डूडियन कभी भी हीरो बनने के इच्छुक नहीं थे। उनमें वीरतापूर्ण भावना नहीं थी। फायदे के बारे में सोचने का तरीका पहले से ही उसकी हड्डियों में समा चुका था। डूडियन ने खिड़की से बाहर देखा। अगर मैंने जो इतिहास की किताबें पढ़ी हैं वे सच हैं तो सिघस की दीवार भीतरी दीवार से बनाई गई थी। वह तो पर्वत की चोटी से आहों की दीवार देख सकता था। बेशक आम लोगों के लिए दीवार को देखना मुश्किल था, लेकिन उनके और रिशेल्यू के लिए इसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल नहीं था। ड्यूडियन की बातें सुनकर रिशेल्यू स्तब्ध रह गया। वह नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, सिल्विया की मूल विशाल दीवार आंतरिक दीवार और बाहरी दीवार में विभाजित नहीं थी, लेकिन अचानक आए आपदा के कारण अधिकांश जीवित बचे लोग भीतरी दीवार में चले गए जो विशाल दीवार का मूल था। उन्होंने इस अलग क्षेत्र में आह की दीवार का निर्माण किया। डूडियन ने पूछा, बाहरी दीवार में पैदा हुए सभी लोग इस दीवार को पार करना चाहते हैं, क्या आप नहीं? रिशेल्यू ने उसकी ओर देखा। मैंने इसके बारे में सोचा है। इसके बारे में सोचा? आपने इसके बारे में बाद में क्यों नहीं सोचा? क्या आपने पोप होने के आराम का आनंद लिया? रिचर्डेल के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। हालांकि डूडियन के शब्द बहुत सीधे थे, लेकिन उन्होंने सिर पर चोट की। वह जितना बड़ा था उतना ही अधिक वह हिलना नहीं चाहता था। वह अब और संघर्ष नहीं करना चाहता था। वह काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। आखिरकार वह चरम पर था। अगर वह संघर्ष करता रहा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। हमें इस युद्ध के लिए इस दीवार पर निर्भर रहना होगा। डूडियन ने अपनी आंखें पीछे हटा लीं। उन्होंने उदासीनता से कहा, इस बार भीतर की दीवार इस दीवार को तोड़ने के लिए उत्सुक होगी। वे इस दीवार से नफरत भी कर सकते हैं। रिशेल्यू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने पूछा नहीं। ऐसा लग रहा था कि किशोर कुछ योजना बना रहा था। जाओ और अपना काम करो। डूडियन ने अपना हाथ लहराया। डॉट 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 डॉट। भीतरी दीवार, ड्रैगन कबीले का क्षेत्र। विच परिवार के 3 बड़े परिवारों में से एक के रूप में ड्रैगन कबीले का क्षेत्र अत्यंत विशाल था। परिवार का क्षेत्र एक बड़े शहर के बराबर था। जहां तक प्रत्येक नगर के किनारे पर बने क्षेत्र का प्रश्न था, वह और भी बड़ा था। इस समय ड्रैगन कबीले की होली मेडेन चोटी पर हैथवे चौक में अपने भाले का अभ्यास कर रही थी। उसके पतले हाथ में एक विशाल भाला ऊपर नीचे उड़ रहा था, जैसे कोई बार ड्रैगन या क्रूर जानवर हो। यह इतना तेज और भयंकर था कि उसके आसपास मौजूद नौकरों को शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। ये पवित्र युवती शिखर उस समय से बिल्कुल अलग थी जब आयशा प्रभारी थी। पहाड़ अब उजाड़ और उजाड़ नहीं रहा। अब सभी इमारतों को सर्वश्रेष्ठ कारीगरों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था और उनकी पसंदीदा शैली में बदल दिया गया था। फर्श पूरी तरह से पुनर्निर्मित किए गए थे। पहाड़ी रास्ता परिचारकों से भरा हुआ था और भारी सुरक्षा थी। ये लोहे की दीवारों वाले किले जैसा था। अगर कोई पक्षी भी घुस आए तो उसे मार गिराया जाएगा। चौराहे के अंत में सीढ़ियों पर एक बेहद पीला अधेड़ उम्र का आदमी, जो भूत जैसा लग रहा था, चुपचाप तैर रहा था। वह बिना हवा के चलता था, लेकिन वह बहुत तेज था। वह चुपचाप उस मैदान के किनारे आ गया जहां हैथवे अपने भले का अभ्यास करती थी और वहां खड़ा होकर उसका अभ्यास देख रहा था। हैथवे ने उसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। जब वह आया तो उसने अपनी कलाई हिलाई और आखिरी ड्रैगन स्पाइक रोक पूरा किया। उसने तुरंत अपना भाला हटा दिया और सिर घुमाकर पूछा, सर, क्या बड़ी बात है? वह जानती थी अगर यह बड़ा मामला नहीं होता तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से ढूंढने नहीं आता। मिस, मुझे अभी मठ से खबर मिली है। मैंने सुना है कि मठ के जासूसों ने आपकी बहन को बाहरी दीवार क्षेत्र में देखा था, सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सीधे तौर पर कहा। हैथवे चौंक गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ में लिए विशाल भाले को जमीन पर धकेल दिया और फर्श में छेद कर दिया। असंभव, वह पहले ही मर चुकी है। उसके लिए अभी भी जीवित रहना असंभव है। मैं ये जानता हूँ, लेकिन मठ की खबर झूठी नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। बिल्कुल असंभव। हैथवे ने भाले की शाफ्ट को भींच लिया। उसने गुस्से से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या गड़बड़ है, वह जीवित नहीं रह सकती। हम महान शव राजा से मिले जो चेतना में विकसित हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, वह जीवित नहीं रह सकती। उसका जादूगर उपकरण इतने लंबे समय तक जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन इसे पुनः प्राप्त नहीं किया गया है। वह जीवित कैसे रह सकती है? सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय के बाद दोबारा उस व्यक्ति का जिक्र करने से वह इतनी उत्तेजित हो जाएगी और उसके लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा।
उसने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि जब वह छोटी थी तब से उस व्यक्ति की जो छाया उस पर पड़ी थी वह बहुत बड़ी थी। जहां तक मुझे पता है, मर्ट इन सभी वर्षों से गुप्त रूप से उस अलग बाहरी दीवार क्षेत्र का प्रबंधन कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने एक बार लोगों को गुप्त रूप से घूमने के लिए बाहरी दीवार क्षेत्र में भेजा था। बाहरी दीवार क्षेत्र वास्तव में उतना उजाड़ और बंजर नहीं है जितनी हमने कल्पना की थी। हालांकि हम इसका उपयोग करने में कोई मूल्य नहीं देखते हैं, सफ़ेद चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वहां का क्षेत्र बहुत छोटा है। अतीत में जो लोग वहां बचे थे वे सभी निम्न श्रेणी के अछूत थे। इन वर्षों में जो लोग बाहरी दीवार क्षेत्र से निष्कासित किए गए थे वे भी कुलीन नौकर और अपराधी थे। वे सभी निम्न वंश वाले निम्न वर्ग के लोग थे। उन्होंने जिन वंशजों को जन्म दिया वे भी वही थे। हालांकि मैंने बाहरी दीवार में एक हास्यास्पद घटना देखी। ये निष्कासित महान सेवक वास्तव में खुद को कुलीन कहते थे और यहाँ तक कि निचले लोगों को अलग करने के लिए दीवार बनाने के लिए आकी दीवार की नकल भी करते थे। वे वास्तव में अज्ञानी हैं। हैथवे का हृदय उथल पुथल में था। उसकी बातें सुनकर वह भड़क गई। तुम्हें अब भी इसकी परवाह है? सफ़ेद चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसका तिरस्कार देखा और मुस्कुराया। आगे न बढ़ते हुए उसने कहा, हाल ही में बाहरी दीवार क्षेत्र में अशांति हुई है। बाहरी दीवार क्षेत्र में मठ की शक्ति उखाड़ दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समस्या को हल करने के लिए अग्रदूतों को भी भेजा था। अंत में जिन अग्रदूतों को उन्होंने भेजा था वे मारे गए। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आपकी बहन जैसे लोगों को बाहरी दीवार क्षेत्र में दिखाई देते देखा था। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है। उसका नाम आयशा है, मेरी बहन नहीं। हैथवे की आंखें एक एक शब्द कहते हुए ठंडी थीं। सफ़ेद चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा चौंका। वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं गलत था। तभी हैथवे ने अपनी निगाहें उसके चेहरे से हटा लीं और बेरुखी से कहा, मैं पहले ही समझ चुकी हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं एलेनोर को इस मामले की जांच करने दूंगी। क्यूक्सी महोत्सव हे। अध्याय 668 गड़गड़ाहट का मंदिर। उटो पर्वत के शीर्ष पर स्थित मंदिर। ग्लेन ने सबसे पहले डुडियन को रिपोर्ट दी। मास्टर, मैंने राक्षसों के संस्थान की एक शाखा की भीतरी दीवार में घुसपैठ की और कर्मचारियों से पूछा। उन्होंने कहा कि एक जादूगर को कास्ट करने में कठिनाई के कई स्तर होते हैं। ये जादूगर की सामग्री और ग्रेड पर निर्भर करता है। यदि आप एक शीर्ष स्तरीय पौराणिक जादूगर बनाना चाहते हैं तो आपको इसे करने के लिए संस्थान में एक डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर। डुडियन ने ये शब्द सुना। वह हैरान था। क्या यह एक संयोग था या उन्हें यह नाम पुराने ज़माने से विरासत में मिला था? यदि यह बात की बात थी तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि भीतरी दीवार ने पुराने युग के सुरागों को पकड़ लिया था, लेकिन कितना वह नहीं जानता था। वह भीतरी दीवार के पास गया था लेकिन उसे कोई बिजली उपकरण नहीं दिखा। स्पष्ट था कि भीतरी दीवार में भी बिजली उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं थी। क्या ये सचमुच एक संयोग है? डुडियन ने भौहें चढ़ा दीं। भीतरी दीवार के वातावरण से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने पुराने युग के ज्ञान में महारत हासिल कर ली है। अन्यथा भाषा प्रणाली पूरी तरह से नहीं बदली होती। नई भाषा प्रणाली बनाना बहुत कठिन था। इसे कम से कम 300 वर्षों में पूरा करना बहुत कठिन होगा। उन्होंने पाया कि जिस भाषा प्रणाली का वे अब उपयोग कर रहे थे वह पुराने युग के चीनी अक्षरों से पूरी तरह तुलनीय थी। पुराने युग में चीनी अक्षर ही एकमात्र उच्च स्तरीय भाषा थे। उनका उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा था, लेकिन अब वे जिस भाषा प्रणाली का उपयोग कर रहे थे वह चीनी अक्षरों से कमतर नहीं थी। युवा मास्टर। ग्लेन फुसफुसाए जब उसने देखा कि डुडियन लंबे समय तक नहीं बोला। डुडियन ने भौहें चढ़ाईं। आगे बढ़ें। मैंने कुछ शोध किया। उनके संस्थान में डॉक्टर की उपाधि बहुत ऊंची है। डॉक्टर स्तर से ऊपर एक महान डॉक्टर का स्तर होता है। आमतौर पर महान डॉक्टर शाखा का निदेशक होगा। ग्लेन ने कहा, महान डॉक्टर शायद ही कभी दिखाई देते हैं। आमतौर पर वह केवल पौराणिक राक्षस स्तर की परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। आमतौर पर दुर्लभ राक्षस स्तर की परियोजनाएं डॉक्टर के हाथों में होती हैं। बड़े डॉक्टर। डुडियन को राहत मिली। आपके लिए एक दिन में इतना कुछ पता लगाना कठिन है। आपके कंधे को क्या हुआ? क्या आपको चोट लगी? ग्लेन ने काले बागे के नीचे अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि डुडियन की आंखें इतनी तेज होंगी। वह मुस्कुराई। ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। युवा मास्टर, चिंता मत करो। न्यूज़, जाओ और पुजारी से ग्लेन का इलाज करने के लिए कहो। डुडियन ने न्यूज़ को आदेश दिया। हाँ यंग मास्टर। न्यूज़ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। ग्लेन का दिल गर्म था। उसने मना नहीं किया। उसने आगे कहा, युवा मास्टर, मुझे नहीं पता था कि राक्षस अनुसंधान संस्थान में घुसपैठ करते समय मैंने जो अजीब चीज़ें देखी उनका वर्णन कैसे करूं। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा हरा जार था। यह एक पानी की टंकी की तरह था। यह हरे तरल से भरा था। अंदर अजीब जीव थे। उनमें से कुछ राक्षस थे, लेकिन उनमें से कुछ मानव सिर और शरीर वाले राक्षस थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने राक्षसों के शरीर पर मानव सिर लगाए थे।
उद्धरण चिन्ह, उसे उन प्राणियों के चेहरे याद आए जो हरे जार में सोए हुए लग रहे थे। उसे सहज ही ठंडक महसूस हुई। मानव सिर और दानव शरीर। डुडियन की आंखें चमक उठीं जब उसने उन बातों के बारे में सोचा जो सेना ने उसे बताई थीं। हर साल सेना झुग्गी झोपड़ियों और नागरिक इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को भीतरी दीवार में राक्षस अनुसंधान संस्थान में भेजती थी। इन लोगों में विभिन्न प्रकार और उम्र के लोग शामिल थे। मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट मनुष्यों और राक्षसों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए समर्पित था। हालांकि इस तरह के क्रूर और अमानवीय शोध के बारे में अंदरूनी दीवार में पता नहीं चला कि यह एक खुला रहस्य था या मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया एक निजी प्रयोग था। हालांकि यह उसके लिए अच्छी खबर हो सकती है। मॉन्स्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास प्रायोगिक लक्ष्य के रूप में बड़ी संख्या में मनुष्य थे, जिसका अर्थ था कि वे लाश से संक्रमित लोगों का भी अध्ययन कर सकते थे। इस तरह आयशा के लिए अपनी मूल चेतना वापस पाने का एक रास्ता हो सकता है। यह आशा की एक झलक थी, लेकिन वह बहुत उत्साहित था। एक क्षण बाद पुजारी आया और ग्लेन को ठीक करने के लिए नीचे ले गया। ग्लेन के नीचे जाने के कुछ देर बाद ग्वेनेथ भी वापस लौट आए। डुडियन को उसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी। पिछली घटनाओं के बाद से वह देख सकती थी कि लड़की का दिल अब उसके साथ नहीं था। शायद इस दौरान उसने जो किया उसके कारण लड़की को इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। उन्हें लंबे समय से ऐसी स्थिति की उम्मीद थी। यही कारण था कि उन्होंने मेसन और जैच को प्रशिक्षण के लिए ईगल आई भेजा। ग्वेनेथ ग्लेन और न्यूज़ से अलग थी। उसने कांटेदार फूलों वाली जेल में अंधेरे से घिरे होने की अनुभूति का अनुभव किया था। उसका पिछला जीवन एक कोरी स्लेट था। कोरी स्लेट का मतलब अज्ञानता नहीं बल्कि पवित्रता है। न्यायालय में एक अनुशासनात्मक अधिकारी के रूप में ये स्पष्ट था कि न्यायालय द्वारा उनमें जो आदर्श स्थापित किए गए थे वे ज्यादातर बुराई से घृणा, अंधेरे पंथियों से घृणा और कानून और अनुशासन तोड़ने वाले सभी प्रकार के लोगों से घृणा थे। हालांकि उसे बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया गया और उस पर क्रूर अत्याचार किया गया, लेकिन ये लड़की बाकी लड़कियों की तरह पूरी तरह से नहीं डूबी। उसने दुनिया से बदला लिया और उसका ज़मीर अभी भी जिंदा था। उसने लंबे समय से ये देखा था और उसे लंबे समय से इसकी उम्मीद थी, देर सबेर वह उसे छोड़ देगी क्योंकि वह उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गोरे और काले कभी एक साथ नहीं रह सकते। वे तभी विपरीत हो सकते थे जब तक कि वह उसे काले रंग में न रंग दे। आप वापस आ गए। डुडियन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। ग्वेनेथ चुपचाप डुडियन के सामने सीढ़ियों पर आई। मास्टर, मैं वापस आ गई हूँ। आपने मुझे जो काम दिया था मैंने उसे पूरा कर लिया है। क्या ऐसा है? डुडियन की आंखें सिकुड़ गईं और वह शांत हो गया। क्या आपने भीतरी दीवार के सभी बड़े शहरों की भूमिगत सीवर संरचना की जांच की है? ग्वेनेथ ने अपना सिर नीचे किया। हाँ मास्टर, मुझे देखने दो। ग्वेनेथ ने डुडियन को स्नो पेपर का एक ढेर सौंपा। डुडियन ने कागज के प्रत्येक टुकड़े को देखा। कागज के प्रत्येक टुकड़े पर भूमिगत सीवर संरचना के साथ साथ पूरे शहर के सामान्य स्वरूप की स्पष्ट तस्वीर उकेरी गई थी। ग्वेनेथ को देखते ही उसका चेहरा डूब गया। उसने ग्वेनेथ से पूछा, क्या आपने ये सब खींचा है? ग्वेनेथ ने अपना सिर हिलाया। मैंने शहर के नवीनीकरण के नवीनतम चित्र खोजने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग किया। डुडियन का चेहरा शांत हो गया। यदि ग्वेनेथ ने कहा कि उसने इन्हें स्वयं खींचा है तो यह एक बड़ी समस्या होगी। 24 घंटों में उसके लिए शहर में घूमना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उसे बहुत सारे उत्कृष्ट चित्र बनाने थे, यहाँ तक कि अपने हाथ की गति से भी ऐसा करना उसके लिए कठिन होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिछले वर्षों में आपके परिचित होंगे। डुडियन ने उसकी ओर देखा। उन्हें पता होना चाहिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। क्या उन्होंने आपको गिरफ्तार करने के लिए सेना को सूचित नहीं किया? ग्वेनेथ ने अपना सिर नीचे कर लिया। वे मेरा परिवार हैं। वे सेना को सूचित नहीं करेंगे। डुडियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या आप लापोटे परिवार के पास नहीं गए? वे कैसे हैं? ग्वेनेथ का शरीर कांप उठा। लापोटे शब्द उसके जीवन में एक काले बादल की तरह था। इसने उसकी सारी आशा और रोशनी को ढक दिया। वह हर समय इसे फाड़ देना चाहती थी। मैं नहीं गया। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंध गईं। उसकी छाती उठी और गिरी। उसका दिल शांत नहीं था। डुडियन को पता था कि वह एकमात्र उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा कर रही थी। वह आंतरिक दीवार में रैप्टर परिवार को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहती थी। वह इसे स्वयं नहीं कर सकती थी। वह केवल सन मेडल के रैंक की दंडक थी। हालांकि उसने भगवान की मज्जा प्राप्त कर ली थी और उसके पास प्राथमिक अवरोधक की युद्ध शक्ति थी, फिर भी वह रईसों के सामने बहुत कमजोर थी। अगर वह उनकी हत्या करने की कोशिश भी करती तो वह केवल 1 या 2 लोगों की ही हत्या कर पाती। वह अपनी जान गंवा देगी। वह पहले भी ऐसा कर चुकी है। तो वह कांटों के फूल वाली जेल में दाखिल हो गई थी। लापोटे परिवार अभी भी समृद्ध था और उसने केवल 1 या 2 पत्तियां खोई थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके रिश्तेदार होंगे। इतने सालों के बाद आपको उनकी याद आएगी। ग्वेनेथ ने अपना सिर झुकाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। हालांकि उसने वादा किया था, वह जानती थी कि यह असंभव था।
उसने देखा था कि रिचर्डेल को उसके पोते की जान के कारण डुडियन द्वारा धमकी दी जा रही थी। वह अपने परिवार को आग के सागर में कैसे खींच सकती थी। उसके लिए जब तक वह बदला ले सकती थी वह बिना पछतावे के मर जाएगी। लेकिन वह दूसरों को फंसाना नहीं चाहती थी। तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। डुडियन ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने हाथ में मौजूद रेखा चित्रों को देखा और गिना। उनमें से 13 थे। उसने एक पल के लिए सोचा, हालांकि उसे नहीं पता था कि भीतरी दीवार में कितनी प्रतिशत आबादी रहती थी। लेकिन अगर योजना लागू हुई तो असर वैसा ही होना चाहिए जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने चित्र न्यूज़ को सौंपे। इन चित्रों को 2 प्रतियों में कॉपी करने के लिए किसी को ढूंढें। हाँ मास्टर। न्यूज़ ने चित्र लिए। न्यूज़ के चले जाने के बाद खाली मंदिर में केवल डीन और आयशा बचे थे। डीन ने उसकी प्रोफाइल की ओर देखा। उसकी आंखें कोमलता और कोमलता से भरी थीं। मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। आयशा चुप थी। डीन उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। उसका हृदय दुखी था। उसने उसके ठंडे हाथ को छुआ और चूमा। काफी देर के बाद उसने उसका हाथ छोड़ा। वह उठा और उसके बगल वाली डेस्क पर चला गया। उन्होंने अपना अगला आविष्कार बनाना जारी रखा। वह बिजली से और भी चीजें बना सकता था। सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी उसे अभी ज़रूरत थी वह बायोसेंसर थी जिसे वह अपने वर्तमान तकनीकी स्तर के साथ बना सकता था। इस चीज़ के साथ साथ बिजली अवरोधक के साथ जिसे उसने सावधानीपूर्वक बनाया था, उसे अब घात लगाए जाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिरकार, हालांकि आयशा की बोधगम्य क्षमता उत्कृष्ट थी, वह अपने जादुई निशानों को छिपाने में अच्छी थी। हो सकता है कि उनमें से कुछ को वह महसूस न कर पाए। वह जो बायोसेंसर बनाने जा रहा था वह अधिक व्यापक था। ताप स्रोत प्रतिक्रिया से लेकर बायोमैग्नेटिक क्षेत्र, साथ ही जमीन पर गूंज, सभी पहलुओं का पता लगा सकता था। भले ही ये ताप स्रोत और कदमों की आवाज को छिपा सके, लेकिन शरीर द्वारा उत्सर्जित जैवचुंबकीय क्षेत्र को छिपाना मुश्किल होगा। यदि उपकरणों का ये सेट दुश्मन का पता नहीं लगा सका तो यह मूल रूप से सर्वशक्तिमान था। पुनर्निर्माण के एक दिन और रात के बाद वर्तमान मंदिर पूरी तरह से उसी स्वरूप में बदल गया था जिसे उन्होंने डिजाइन किया था। हालांकि दिखावट में ज्यादा बदलाव नहीं आया। मंदिर के सभी खंभों पर, फर्श के नीचे केबलें दबी हुई थीं। मंदिर में कुछ साधारण दिखने वाले कला फूलदान और मूर्तियां थीं। अंदर सक्रिय तंत्र छिपे हुए थे। एक बार तंत्र सक्रिय हो गया तो मंदिर के सभी तार चार्ज हो जाएंगे। एक बार छूने पर वे प्रकाश बल्ब बन जाएंगे। इन मैनुअल तंत्रों के अलावा उन्होंने गुप्त डिब्बे में कुछ निष्क्रिय तंत्र भी डिजाइन किए थे। ये तंत्र असामान्य स्थानों पर स्थित थे। एक बार जब किसी ने मंदिर के पीछे की खिड़की या चट्टान से ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो मंदिर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा किए बिना वे जाल बिछा देते थे और बिजली के विस्फोट का निशाना बन जाते थे। अध्याय 669। छिपना। चर्चा। एक पैटर्न वाली मधुमक्खी उसके सामने से पत्तों के पास से उड़ती हुई निकली। एलेनोर ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना शरीर पेड़ से कसकर चिपका लिया। खुरदरी छाल ने उसकी चिकनी त्वचा को खरोंच दिया, जिससे उसे बेहद असहज महसूस हुआ। हालांकि वह जानती थी कि उसे यह सहना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि पिछली संत 300 मीटर दूर मंदिर में रहती थीं। अगर उसे पता चले कि वह यहाँ है तो यह असहज महसूस करने जितना आसान नहीं होगा। वह आधे घंटे के लिए बाहरी दीवार क्षेत्र में सबसे कड़ी सुरक्षा वाले पवित्र पर्वत में घुस गई थी और उसे सबसे अच्छा अवलोकन कोण मिला था। जब तक वह 200 मीटर के भीतर नहीं आ गई और उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, तब तक उसका मानना था कि अगर आयशा वास्तव में यहाँ मौजूद है तो भी उसे अपने अस्तित्व का पता नहीं चल पाएगा। उसने इसे कई साल पहले सत्यापित किया था जब वह होली मेडेन पीक में घुस गई थी। कुल 2 लोगों की गंध है। उनमें से एक में पुरुष के पसीने की गंध है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार एक युवक उसका करीब से पीछा कर रहा है। ये गंध युवावस्था की होनी चाहिए। ये थोड़ा अजीब है। उसने धीरे से सूंघा और सामने मंदिर से आ रही गंध को पकड़ लिया। वह थोड़ी सशंकित थी। वह पहले से ही 70% आश्वस्त थी कि मंदिर में मौजूद दूसरा व्यक्ति वास्तव में आयशा ही थी। वह दीवार के बाहर नहीं मरी, जैसा कि हैथवे ने कहा था। हालांकि वह हैथवे के चरित्र को समझती थी। 70% स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकती थी जब तक कि वह इसे अपनी आंखों से सत्यापित न कर ले। वह आधे घंटे तक इंतजार करती रही। 10 मिनट पहले उसने एक आकृति को मंदिर की खिड़की की ओर चलते देखा। जिस युवक के बारे में उसे जानकारी दी गई थी, उसके बाल काले थे और वह खिड़की के पास अकेला खड़ा था। उसने अपने मुंह में कागज का एक रोल पकड़ा हुआ था। उसने उसे जलाया और धुआं अंदर बाहर किया। जब धुआं निकला तो उसे तुरंत उल्टी होने लगी। गंध तीखी और अप्रिय थी। हालांकि उसने देखा कि युवक को गंध की कोई परवाह नहीं थी। उसने धुआं अंदर लिया और बाहर निकाला, जिससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा है, न ही ऐसा लग रहा था कि वह इसे अस्वीकार कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उसने खिड़की के कोने की ओर देखा लेकिन आयशा को नहीं देखा।
वह थोड़ी निराश थी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि आयशा के मायोसोफोबिया के साथ एक ही छत के नीचे लड़के को ऐसी अजीब गंध पैदा करने के लिए सहन करना उसके लिए पहले से ही बहुत दयालु था। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही दोपहर के भोजन का समय हो गया। वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने उस लड़के को देखा जो अक्सर मंदिर में प्रवेश करता था, पोप की पोशाक पहने हुए अपने सेवकों को हॉल में लाता था। ढक्कन से ढके खाने के बीच में उसे एक सुगंधित गंध महसूस हुई, साथ ही उसे खून की तीखी गंध भी महसूस हुई। ये स्पष्ट रूप से कच्चा मांस था, और यह कच्चे गोमांस की गंध थी। गोमांस की गंध का आभास हुआ। वह थोड़ा झुंझलाए। ये कच्चा गोमांस संभवतः पका हुआ गोमांस था जो केवल थोड़ा तला हुआ था। इसे जवान आदमी को खाना चाहिए। जहां तक आयशा की बात है तो उसे ताज़ा खून देखना कभी पसंद नहीं था। वह जो खाना खाती थी वह आमतौर पर 80% पका हुआ होता था। कुछ ही समय बाद दोपहर का भोजन समाप्त हो गया और नौकर अपनी कटलरी लेकर चले गए। एलेनोर कुछ देर तक इंतजार करती रही, लेकिन फिर भी उसने किसी को बाहर आते नहीं देखा। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उदास महसूस कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आयशा और युवक ने पूरे दिन घर के अंदर रहने की योजना बनाई हो और व्यायाम करने के लिए बाहर आना भी नहीं जानते हों? दोपहर के करीब 3 बजे थे, तब भी अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह उदास हो गई और चुपचाप पेड़ से उतर गई। कुछ अजीब अंग धीरे धीरे उसकी छाती से निकले और तेजी से जमीन में समा गए। यह उसकी जादुई निशान क्षमता थी। जमीन में गोता लगाने के बाद भी उसकी आंखें खुली थीं। हालांकि उसकी सामान्य आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थीं, मानो उसने अपनी आंखें घुमा ली हों। उसकी आंखों में हालांकि कोई प्रकाश स्रोत नहीं था। आसपास का वातावरण बिल्कुल काला नहीं था। इसके अलावा चारों ओर भीड़ भरी रेत और पत्थरों ने उसकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई ध्यान से देखे तो पाएगा कि उसकी आंखों के बाहर पारदर्शी क्रिस्टल जैसी सामग्री की एक परत थी जो उनकी आंखों की रक्षा कर रही थी। वह चुपचाप सुनती रही। उसकी धारणा मकड़ी के रेशम की तरह मिट्टी में फैल गई, सीधे मंदिर के नीचे तक फैल गई। मंदिर के नीचे की मिट्टी एक अंधेरी झील की तरह, दर्पण की तरह शांत थी। इस समय अंधेरी झील के बीच में कुछ लहरें थीं। उसकी श्रवण धारणा के भौतिकीकरण में तरंगों पर 2 पैर थे। जब उन्होंने जमीन पर कदम रखा तो पैर नहीं हिल रहे थे, लेकिन पैरों के अंग छाती तक दिल धड़क रहे थे। इस कमजोर पिटाई से एक हल्की सी ध्वनि प्रसारित हुई। ये पैरों के तलवों से होते हुए जमीन तक और फिर उसके कानों में संचारित हुई। गंध की उसकी उत्कृष्ट इंद्रिय के अलावा, जो सैकड़ों हजारों गंधों को पहचान सकती थी, उसकी सुनवाई सबसे मजबूत हथियार थी। दिल की धड़कन की दर स्थिर है और केवल एक व्यक्ति की हरकत है। एलेनोर की सफ़ेद आंखें उसके सामने की मिट्टी को घूर रही थीं, जो थोड़ी डरावनी लग रही थी। उसने और भी ध्यान से सुना। जो गंध उसने पहले सूंघी थी वह स्पष्ट रूप से 2 लोगों की थी। केवल एक ही व्यक्ति की आवाजाही क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से ही अपने अस्तित्व का आभास हो गया था, इसलिए उसने अपनी गतिविधि को छुपा लिया था? लेकिन अगर उसे इसे छिपाना भी पड़े तो वह इसे कैसे छिपा सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह दिव्य हॉल में उड़ रही थी? काफी देर तक ध्यान से सुनने के बाद भी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। उसके दिल का शक धीरे धीरे डर में बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक ऐसा अस्तित्व थी, फिर भी वह उसे महसूस नहीं कर सकी? क्या यह उसकी नई क्षमता थी? उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। बहुत देर तक झिझकने के बाद उसने दांत भींच लिए। उसके शरीर के नीचे से कुछ अजीब अंग निकले और तेजी से मिट्टी में घुस गए, जिससे वह जमीन में और गहराई तक धंस गई। 100 मीटर से अधिक भूमिगत गोता लगाने के बाद वह ध्यानपूर्वक अपने सामने दिव्य हॉल के पास पहुंची। एक क्षण के बाद वह डिवाइन हॉल के नीचे आ गई और फिर रुकने से पहले कुछ दूरी तक आगे चढ़ती रही। 1 मीटर आगे चट्टान है। एक बार जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे अपनी गंध दिखाई दे सकती है। ये बहुत करीब है। उसकी आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन मुस्कुराए। ये सचमुच कठिन काम था। सौभाग्य से वह तैयार थी। उसने तुरंत अपने कवच से एक पतला काला पाइप निकाला, मिट्टी को पोंछा और उसे फैलाया। जब वह बाहर पहुंची तो उसने अपना मुंह खोला और मिट्टी का कौर ले लिया। उसने मिट्टी को पकड़ने के लिए अपने दांतों और होठों का इस्तेमाल किया, फिर पाइप में फूंक मारी। सांसों का जोर तेज था, जिससे मिट्टी पाइप से बाहर निकल रही थी। उसके मुंह में मिट्टी होने के कारण उसकी सांसें मिट्टी की गंध से भरी हुई थीं। संदेह करना आसान नहीं था और अधिकांश लोग सोचते होंगे कि यह पहाड़ी हवा थी जो चल रही थी। ट्यूब जुड़ने के बाद उसने एक पतला तार और उंगली की टोपी के आकार का एक लेंस निकाला। उसने लेंस पर एक छोटी सी सुई के छेद में एक पतला तार डाला और उसे बांध दिया। फिर उसने लेंस को पतली ट्यूब में भर दिया और उसे ट्यूब से बाहर उड़ा दिया, जिससे वह चट्टान पर उजागर हो गया। फिर उसने धीरे से पतले तार को समायोजित किया और लेंस को ट्यूब के मुंह पर एक बहुत छोटे वी आकार के इंडेंटेशन में वापस खींच लिया, जिससे लेंस 50 डिग्री तक झुक गया। इस कोण से वह केवल ट्यूब से चट्टान पर स्थिति देख सकती थी। ये कई वर्षों तक उनकी पसंदीदा अवलोकन पद्धति थी।
वहाँ बहुत सारी सामग्रियां नहीं थीं, लेकिन ये पोर्टेबल थी, छिपी हुई थी और बिना देखे ही इसे फेंक दिया जा सकता था। अवलोकन उपकरण समाप्त करने के बाद उसने एक दूसरी पतली ट्यूब निकाली और सावधानी से उसे चट्टान के बाहर उजागर करते हुए मिट्टी से चिपका दिया। ट्यूब में एक घुमावदार मोड़ था और उसने एक छोटी लाल कील निकाली जो उसने अपने साथ तैयार की थी। उसने उसे ट्यूब में भर दिया। लाल कील के अंत में एक ग्लास ट्यूब उपकरण था जो उसका अनोखा डिजाइन था। ट्यूब में लाल कील के कोन को समायोजित करने के बाद उसने आसपास की मिट्टी से गहरी सांस ली और उसे बाहर उड़ा दिया। लाल स्पाइक चट्टान के शीर्ष की ओर ट्यूब के चाप का अनुसरण करते हुए तेजी से बाहर निकला। ये दर्जनों मीटर ऊंची चट्टान पर कीलों से चिपक गया, जिससे बहुत कम शोर हुआ। इतना सब करने के बाद वो चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद चट्टान पर सरसराहट की आवाज आई। कुछ छटपटाते जहरीले सांप और छोटी जहरीली छिपकलियां एक के बाद एक खड़ी चट्टान पर चढ़ते गए। ये जहरीले कीड़े लाल कील की ओर ऐसे रेंगते रहे मानो उन्हें बुलाया गया हो। एलेनोर ने पतली ट्यूब से देखा और ध्यान से इंतजार किया। वह जानती थी कि मंदिर में लोग निश्चित रूप से इस हलचल को नोटिस करेंगे और निरीक्षण करने के लिए आएंगे। अध्याय 670 पहली घड़ी। इन सामग्रियों को यथासंभव तेजी से पहुंचाया जाना चाहिए। डूडियन ने सामग्रियों की सूची सगे को सौंपी। उन्होंने सगे की ओर देखा। इसके अलावा डाक चच से 5 सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों को भेजें, विशेष रूप से वह जिसने मैकेनिकल प्रोडक्शन पुस्तक लिखी थी। हाँ युवा मास्टर, मैं अब जाऊंगा, सगे ने सामग्रियों की सूची लेते हुए सम्मानपूर्वक कहा। उसने डाक चच का सर्वोच्च पास प्राप्त किया था। वह 12वें क्षेत्र में कहीं भी जा सकता था। इसके अलावा 12वें क्षेत्र के बुजुर्ग उसे पहचानते थे, इसलिए उसके लिए काम करना बहुत सुविधाजनक था। डूडियन अगली चीज की तैयारी जारी रखने ही वाला था कि तभी उसे पीछे के हॉल की खिड़की से सरसराहट की आवाजें सुनाई दीं। हालांकि यह बहुत कमजोर था, यह उसके कानों से बच नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि यह बड़ी संख्या में सरीसृपों के कारण हुआ था। जब उसने न्यूज़ की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। किसी को पीछे के हॉल की जांच करने के लिए बुलाओ। न्यूज़ ने पिछले हॉल के बाहर से आने वाली आवाज़ भी सुनी। युवा मास्टर, मैं जाकर जांच करूंगा। डूडियन ने उसकी ओर देखा। डूडियन की आंखों को देखकर न्यूज़ चौंक गया। उन्हें तुरंत पता चल गया कि स्थिति असामान्य है। मैं समझता हूँ युवा गुरु। वह मंदिर से बाहर चले गए और जल्दी से एक राजसी वापस ले गए। उन्होंने कहा, पिछले हॉल में जाएं और इसे जांचें। पवित्र शूरवीर भय से काम रहा था और उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह तेजी से मंदिर के पीछे चला गया और ऊपर देखा। जब उसने ये देखा तो वो एकदम से चौंक गया। उसने देखा कि उसके पीछे चट्टान पर बड़ी संख्या में जहरीले जीव रेंग रहे हैं। वे सघन रूप से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इन जहरीले प्राणियों ने भी उसे देख लिया था और तुरंत उसकी ओर रेंग रहे थे, जैसे कि उनके पास कोई लक्ष्य हो। उनमें से एक मुट्ठी के आकार का टोड जैसा प्राणी जो हर तरफ हरा था, अचानक उछला और उसके चेहरे की ओर कूद गया। वह इतना डर गया कि उसे ठंडे पसीने आ गए। वह जल्दी से खिड़की से दूर चला गया और सहजता से अपनी तलवार को रोकने के लिए खींच लिया, लेकिन जब उसने अपना हाथ भींच लिया तभी उसे याद आया कि दिव्य हॉल में प्रवेश करते समय उसकी तलवार बाहर छोड़ दी गई थी। वह जल्दी से पीछे के हॉल से पीछे हट गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने नॉइस को पर्दे के पास इंतजार करते देखा। उसने झट से कहा, सर, पीछे से बहुत सारे जहरीले कीड़े रेंग रहे हैं। मैं जाकर किसी को बुलाकर उन्हें साफ करवाता हूँ। जहरीले कीड़े। न्यूज़ चौंका। उसने डूडियन की ओर देखा। वापस जाओ और हॉल में प्रतीक्षा करो। लोगों को बुलाने की कोई जल्दी नहीं है। हाँ सर। होली नाइट झुक गया और हॉल से बाहर भाग गया। न्यूज़ जल्दी से डूडियन के पक्ष में वापस चला गया। डूडियन ने पूछा, पिछला भाग शांत है, वहाँ जहरीले कीड़े कैसे आ गए? न्यूज़ आश्चर्यचकित हुआ। मास्टर, आपका क्या मतलब है? हाल ही में हम इस पद पर बैठे हैं और कई लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ लोगों की शरारत है। डूडियन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई में रोशनी का निशान था। उसने कहा, किसी को उस जगह को साफ करने और चट्टान पर कुछ कीट प्रतिरोधी पाउडर छिड़कने के लिए बुलाओ। ये भविष्य में ऐसी चीजों को होने से रोक देगा। हाँ मास्टर। न्यूज़ जाने ही वाला था लेकिन डूडियन ने उसे रोक दिया। इन चीजों को अपने साथ ले जाओ, वे मेरी शांति और शांति को भंग कर देंगे। मेरे साथ साइड हॉल में आओ। डूडियन की नज़रें उस पर टिकी थीं। उसने कागज़ और कलम न्यूज़ को सौंप दिया। न्यूज़ को लगा कि डूडियन की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसने डूडियन की ओर देखा। उसने एक पल के लिए डूडियन की आंखों को चमकते देखा। न्यूज़ एक पल के लिए चौंका लेकिन जल्दी ही संभल गया। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या कोई उसकी जासूसी कर रहा था? अन्यथा डूडियन का इस रूप से क्या मतलब था? हालांकि उसे समझ नहीं आया, फिर भी उसने इसे नहीं दिखाया। आखिरकार वह थॉर्नफ्लावर जेल में था। उसमें छुपाने की क्षमता थी। उसने कलम और स्याही ली और हॉल से बाहर चला गया। डूडियन ने घंटी हिलाई और आयशा को हॉल से बाहर ले गया। 1, 2, 3। एलेनोर के कान मिट्टी के करीब थे, इसलिए वह बातचीत स्पष्ट रूप से सुन सकती थी।
हालांकि ध्वनि हवा में प्रसारित होती थी, लेकिन यह जमीन के करीब नहीं थी, इसलिए इसे अवरुद्ध करना आसान था। लेकिन यह मत भूलो कि ध्वनि मानव शरीर की हड्डियों के माध्यम से जमीन तक फैल जाएगी। लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी। आम लोग इसे नहीं सुन सकते थे, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। जब डुडियन ने परिचारक को जांच के लिए आने से रोका तो उसे थोड़ा डर और घबराहट महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि किशोर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करेगा और इतना सतर्क रहेगा। हालांकि ये स्थिति भी उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी। जहरीले कीड़े मंदिर में घुस जाएंगे और उन्हें सफाई करनी पड़ेगी। साथ ही वह उस शख्स की लोकेशन भी पता कर सकेगी जिसके आयशा होने का शक है। इस समय युवक ने इसे स्वयं साफ करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि मंदिर छोड़ दिया। इससे उसे राहत महसूस हुई। साथ ही वह थोड़ी हैरान भी हुई। युवा काफ़ी सतर्क नजर आ रहे थे। वह इन जहरीले कीड़ों को बाहरी दीवार से हमला करने की विधि समझने की भूल क्यों करेगा? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह तरीका बहुत निम्न था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहरी दीवार में उसके बहुत सारे दुश्मन थे? हालांकि वह हैरान थी, उसका ध्यान जल्द ही कदमों की आवाज़ पर गया। ये कदमों की आहट, उसका ध्यान तीसरे हिलते कदमों पर पड़ा और उसके दिल की खुशी तुरंत आश्चर्य में बदल गई। उसकी श्रवण इंद्रियों से प्रसारित छवियों से अन्य 2 कदमों ने उसे चलने वाली 2 आकृतियों की स्पष्ट रूप से कल्पना करने की अनुमति दी। हालांकि तीसरे कदमों की आहट भूत की तरह थी और वह केवल 2 पैरों के जमीन पर उतरने की आवाज़ ही देख सकती थी। इसके अलावा दिल की धड़कन भी नहीं थी। आंतरिक अंगों के हिलने या पेट से तरल पदार्थ बहने की कोई आवाज़ नहीं थी। अगर उसे इसका वर्णन करना हो तो यह एक लकड़ी के आदमी की तरह था। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसने फिर से अनुसरण करने और निरीक्षण करने का फैसला किया। उसके पेट के नीचे के अजीब अंग तेजी से मिट्टी से खेलने लगे। वे डुडियन के पीछे छिप गए और साइड हॉल की दिशा में तैर गए। वे समुद्र में मछली की तरह थे। इस समय उसने सुना कि ऊपर से लोग अगले हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। किशोर ने कहा, पर्दे बंद करो। थोड़ी ही देर में पर्दों की आवाज़ सुनाई दी। युवा मास्टर, पर्दा बंद करो। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ यंग मास्टर, ये जहरीले कीड़े बाहरी दीवार से नहीं बल्कि भीतरी दीवार से होने चाहिए। किशोर ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। ये सुनकर एलेनोर का दिल पसीज गया। साथ ही उसकी पिछली शंकाएं तुरंत दूर हो गईं। ऐसा लग रहा था कि इस छोटे लड़के ने पहले जानबूझकर उसे धोखा दिया था। उसने सोचा कि जब उसने जहरीले कीड़े छोड़ दिए थे तब भी वह दूर से उसे झांक रहा था, इसलिए उसने अपनी बात रखी। आखिरकार होंठ पड़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी, खासकर उन लोगों के लिए जो जांच कर रहे थे और हत्या कर रहे थे। हालांकि छोटा बच्चा आखिरकार अभी भी छोटा बच्चा ही था। वह लापरवाह था। उसे नहीं पता था कि वह भूमिगत रहकर जांच कर रही है। ये सोचकर उसे अपने दिल में गर्व और अवमानना का एहसास हुआ, इसलिए उसने और अधिक ध्यान से सुना। आंतरिक दीवार के लोगों ने ऐसा किया। युवक के परिचारक ने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मठ ने फिर से लोगों को भेजा हो? पिछली बार उन्होंने जिस विशेषज्ञ को भेजा था उसे आपने मार डाला था, युवा गुरु। आपने कहा कि यदि उन्होंने लोगों को दोबारा भेजा तो वे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली पात्र होंगे। अब हम अपनी आवाज़ धीमी रखें। किशोर ने उसे याद दिलाया। साथ ही उसने कहा, यह संभव है कि वे सेना से हों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भीतरी दीवार इतनी जल्दी कार्य करेगी। अब समय आ गया है कि हम पूरी भीतरी दीवार को मिटा देने की तैयारी करें। मेरी योजना पूरी हो गई है। जाओ और उन्हें योजना शुरू करने के लिए सूचित करो। योजना का कोड नाम है। मास्टर, आपकी आवाज़ बहुत धीमी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। ध्यान से, दीवार के कान होते हैं। करीब आएं। एलेनोर थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि किशोरी का कोड नाम क्या है। उसने देखा कि डुडियन इसे दोहराने जा रहा था। वह तुरंत 10 मीटर से अधिक ऊपर तैर गई। उसका लक्ष्य ये पता लगाना था कि आयशा यहाँ है या नहीं, लेकिन किशोरी की योजना पूरी भीतरी दीवार को नष्ट करने की थी। ऐसा लग रहा था मानो वह डींगे हाँक रहा हो। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि यह युवक ऐसा कर सकता है, फिर भी वह बेहद उत्सुक थी। आखिरकार इतने बड़े लक्ष्य के साथ भले ही वह पूरे आंतरिक दीवार क्षेत्र को मिटा न सके, लेकिन संभवतः इसमें बहुत मजबूत विनाशकारी शक्ति होगी। क्या तुमने इसे याद कर लिया है? युवक ने कहा। यह सुनकर एलेनोर थोड़ा स्तब्ध रह गई। वह पहले ही बोलना समाप्त कर चुका था। उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना भी नहीं। युवा मास्टर, आपकी आवाज़ सचमुच बहुत धीमी है। आप इसे लिख क्यों नहीं लेते? परिचारक ने कहा। जरूर। युवक के कलम उठाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। एलेनोर ने ध्वनि को ध्यान से सुना, अपने स्ट्रोक्स के माध्यम से युवक के लेखन की सामग्री को समझने की कोशिश की। हालांकि उसने जो सुना उससे वह जल्द ही स्तब्ध रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस युवक के लेखन के स्ट्रोक पूरी तरह से अनियमित थे। दूसरे शब्दों में, वह एक पैराग्राफ कह रहा था, वह प्रति शब्द एक स्ट्रोक लिख रहा था और स्ट्रोक क्रम में व्यवस्थित नहीं थे। इस तरह अगर वह 100 बार भी सुनती तो भी उसे समझ नहीं आता कि वह युवक क्या लिख रहा है।
युवा मास्टर, मैं इसे याद रखूंगा। ये टोकन अपने साथ ले जाओ। जब वे ये देखेंगे तभी वे योजना को क्रियान्वित करेंगे। ठीक है, जाओ, गुप्त मार्ग से गुजरो। हाँ, यंग मास्टर। एलेनोर ने सुना कि नौकर के कदम भारी हो गए हैं। नौकर के कदमों की आवाज़ पहले से ज्यादा तेज थी। इसका मतलब था कि उनके शरीर पर वजन बढ़ गया था। इसके अलावा इसे डुडियन द्वारा उल्लिखित टोकन के साथ जोड़ा गया था। जाहिर है ये सामान नौकर ही ले जा रहा था। वह मन ही मन झिझकी। क्या उसे आयशा के मामले की जांच करने के लिए यहीं रुकना चाहिए या जाकर देखना चाहिए कि योजना क्या थी? कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया कि पहले जाकर योजना देखेगी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह थोड़े समय में आयशा की प्रामाणिकता की पहचान नहीं कर पाएगी। यदि उसे योजना के बारे में पता चल सके तो वापस जाने पर उसके पास स्पष्टीकरण होगा। आखिरकार हैथवे ने उसे यह सत्यापित करने के लिए आने के लिए कहा था कि मठ की कहानी सच है या नहीं। वर्तमान स्थिति से, हालांकि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि यह व्यक्ति आयशा ही थी, लेकिन कम से कम वह पुष्टि कर सकती थी मठ के अग्रदूत की हत्या की बात सच थी। यहाँ एक अग्रणी स्तर का बिजली घर था, और इस युवक का रूप तो वह पहले ही देख चुकी थी। यही वह व्यक्ति था जिसकी हैथवे को तलाश थी। इसे पूरा करने पर उनका मिशन सफल माना जा सकता है। यदि वह इस योजना के बारे में पता लगा सके और इसका उपयोग कर सके तो इसे एक बड़ी योग्यता माना जा सकता है। ये सोचकर वह तुरंत परिचारक के नक्शे कदम पर चल पड़ी। जल्द ही परिचारक ने गुप्त मार्ग का अनुसरण किया और उसके करीब पहुंच गया। वह कार्य करने की जल्दी में नहीं थी। एक पल इंतजार करने के बाद परिचारक ने सेंट मार्क्स स्क्वायर के बाहर गुप्त मार्ग का अनुसरण किया, जैसे कि वह वहां से निकलना चाहता हो। और वह स्थान मंदिर की दिशा से पहले ही 1000 मीटर से अधिक दूर था। इसके अलावा ये 50 मीटर भूमिगत गुप्त मार्ग में था। उसका मानना था कि अगर वह यहाँ अभिनय करेगी तो मंदिर में आयशा की नज़र उस पर नहीं पड़ेगी। वाह, वह बिना किसी हिचकिचाहट के मैदान से बाहर निकल गई।